ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सीरियस है, होना बहुत ही नेचुरल है क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा है। पहले मैं आपको इसके टाइटल से अवगत कराऊं। गांधी जी को किसने मारा, गोडसे अथवा डॉट डॉट डॉट। देखो, ये जो डॉट 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 हमने दिया हुआ है, इससे आपके मन में एक भ्रम पैदा होगा कि भाई क्या गोडसे की बजाय कोई दूसरे हत्यारे ने इसे मारा। मैं स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहते हैं, मैं इसको आपको पूरी पिक्चर दिखाना चाहते हैं। क्योंकि देखो, मैंने भी बचपन में मैं भी इस मामले के इस मुद्दे को लेकर काफ़ी क्यूरियस रहा। मैं अपने पेरेंट्स से भी पूछता था, अपने ग्रैंडफादर से भी पूछता था, और भी आसपास मेरे जो अपने रिलेटिव्स होते थे उनसे भी मैं प्राय ये सवाल करता था, जब मुझे ना तो इतिहास का बोध था, न दुनियादारी की उतनी समझ थी। बट माय स्टूडेंट्स, ग्रेजुअली जब हम एकेडमिक्स में गए तो हमने बहुत सोर्सेज से उसको पढ़ा, और फिर जैसे जैसे इस पर मेरा अध्ययन बढ़ता गया, दुनिया की समझ बढ़ती गई, पॉलिटिक्स के कॉम्प्लिकेशन समझ समझ में आया, तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें खुलकर आई जो नॉर्मल पाठक को नहीं आ पाती है। और चूंकि आजकल मैं एक बड़ी अजीब ट्रेंड देख रहा हूं कि नाथूराम गोडसे के प्रति बढ़ता हुआ सम्मान, और कहीं ना कहीं गांधी जी के प्रति जो इस राष्ट्र को जो श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें कमी दिखती है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं गांधी जी की पैरोकारी करने नहीं आया हूं। मैं आपके सामने कोशिश करूंगा, जैसे जैसे अगर मैं यह क्लेम करूं कि व्हाट एवर ट्रूथ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दैट इज वह अंतिम सच होगा, या मैं पूरी तरह से सच का प्रतिनिधित्व करूंगा, तो पहली बात बता दूं मैं स्टूडेंट्स, आप लोग इनलाइटेंड पीपल हो, आप लोग समझदार लोग हो, आप लोग एजुकेटेड पीपल हो, आप इस बात को भली भांति समझते होगे, चाहे वो नेचुरल साइंस हो या ह्यूमैनिटीज। अंतिम सत्य तक कोई नहीं पहुंच सकता, सच हमेशा रिलेटिव होता है। इसीलिए खासकर जो सोशल साइंस, उसमें हमेशा एक से अधिक डायमेंशन खुलता है। लेकिन मेरी बातों पर आप ज़्यादा रिलाई इसलिए कर सकते हो क्योंकि मैं पहले आपको सोर्स बताऊंगा। क्योंकि देखिए, एक आर्किटेक्ट है, वो आर्किटेक्ट जब वो डिजाइन करता है तो उसका एक तरीका होता है। एक डॉक्टर जब डिजाइन करता है, एक डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, तो वो उसके लिए एक क्वालिफाइड पर्सन होता है, उसको उस अपने क्षेत्र की समझ होती है। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको नॉर्मल लोग, नॉर्मल पाठक नहीं समझते। इतिहास के बारे में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सभी लोग इतिहास जानने का दावा करते हैं, लेकिन जो इतिहास है उसके तौर तरीकों को फॉलो नहीं करते। उसका तौर तरीका होता है, इट नीड्स साइंटिफिक एविडेंस, इसको एविडेंस के सहारे हम ले चलते। इसलिए मैं स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे बुक्स, चूंकि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा विवादास्पद है, इसलिए मैंने ढेर सारे पुस्तकों का उदाहरण आपके सामने लाया है। और वो पुस्तक हर महकमे से होगा, प्रो गांधीयन का भी होगा, एंटी गांधीयन का भी होगा, कुछ एक दो विदेशी ऑथर का भी मैं हवाला दूंगा। हम रामचंद्र गुहा जैसे वैसे हिस्टोरियन का भी हवाला आपको देंगे जिनको प्रो गांधीयन माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम राम माधव का भी हवाला देंगे जिनका विचार आप ज़्यादा न्यूट्रल होने की उम्मीद कर सकते हो। आप आप कर सकते हो। फ्रीडम एट मिडनाइट का भी मैं एग्जाम्पल दूंगा, डेविड फिशर जैसे हिस्टोरियन का भी मैं उदाहरण देना चाहूँगा, ताकि आप कम से कम सत्य नहीं तो सत्य के अधिक करीब तक जरूर पहुंच सको। घटना है 30 जनवरी 1948, शाम के, अगर एक्यूरेट टाइम आप कहो तो वैसे तो 5:15 कहा जाता है, लेकिन 5:12 पर एक 78 वर्ष का वयोवृद्ध नेता, जो भारत में राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था और जाता है, वह अपनी उस पब्लिक कांग्रीगेशन, जो एक जनसभा है, उसको संबोधित करने के लिए बिरला भवन में जा रहे थे, डाइस पर चढ़ने के लिए, जहां वो अपने ऑडियंस को संबोधित कर सकें। वह एक प्रकार की धार्मिक सभा थी जिसमें ईश्वर का ज्ञान, सत्य की समझ अधिक से अधिक लोगों में विकसित करने का प्रयास गांधी जी करते थे। इसी बीच एक 35 इयर्स का कोई एक अधीर उम्र का व्यक्ति अपने एक विशेष ड्रेस में, एक खाकी शर्ट पहने हुए आता है, और वो अपने दो निस, जो दो भतीजी हैं जो वैसाखी के रूप में काम करती है, आभा और मनु, उसके सहारे जा रहे हैं।
अचानक वो सामने प्रकट होता है, पहले उनको प्रणाम करता है, फिर उन पर 3 गोलियां चलाता है, जिसमें 1 गोली छाती में और 2 नीचे पेट स्टोमक के पास और एब्डोमेन के पास वो लगती है गोलियां। और फिर वो वहीं पर कुछ मिनटों में उनका देहांत हो जाता है। पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया सन्न रही। ये घटना स्वतंत्रता के बाद की घटना इतना बड़ा ब्लो है, इसको हिंदुस्तान के अधिकांश लोग इस समाचार को संभाल नहीं पा रहे होते। मैंने उन लोगों से भी बात की जो उस समय थे और एक्टिव थे, पॉलिटिक्स में भी रुचि रखते थे, और उन्हें जब अचानक से गांधी जी की मृत्यु की सूचना मिली तो क्या प्रतिक्रिया लोगों में थी। मैं स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं फ्लैशबैक में कि मुद्दा कहां है, किसने मारा। जो व्यक्ति जिसने गोली चलाई उसका नाम है नाथूराम गोडसे। वह पूना के एक छोटे से क्षेत्र के निवासी थे और उसका बचपन का नाम रामचंद्र विनायक गोडसे था, लेकिन उसका नाम नाथूराम। अब मैं उसके जीवनी के बारे में पहले मैं एक हिस्टोरियंस जो हाल में जो जिन्होंने बुक प्रकाशित किया है उनके बारे में लिखना चाहूँगा। ही इज़ बेसिकली जर्नलिस्ट कम टर्न हिस्टोरियन धीरेन्द्र कुमार झा है। इनकी बुक है गांधीज असैसिन। इन्होंने नाथूराम गोडसे के बचपना के बारे में बताया कि नाथूराम गोडसे का बचपना कितना डिस्टर्बिंग रहा, क्योंकि कोई व्यक्ति जब इस जुझारूपन पर उतर जाए, वह इस तरह का लाइफ में इतने नेगेटिव फोर्स के रूप में और इतने स्ट्रांगली, और इस गोलीबारी जैसी चीज़, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इतना सम्मानित हो, अगर वो उपयोग करता है तो उसके पीछे उसका एक इतिहास रहा होगा। नाथूराम गोडसे का इतिहास ये बताते हैं। ये मैं आपको धीरेन्द्र कुमार झा, इस बुक को आप वेरीफाई कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। पिछले वर्ष ही संभवतः या पिछले वर्ष आई है। इस बुक में धीरेन्द्र कुमार झा लिखते हैं कि वो नाथूराम गोडसे जो विनायक राव गोडसे का पुत्र था और लक्ष्मी उसकी माता का नाम था, पूना के एक छोटे से क्षेत्र में वो पला और बढ़ा था। लेकिन उसके घर में विडंबना यह थी कि उससे पहले उसके 4 भाई पैदा हुए थे और 4 के 4 मर गए थे। एक बहन केवल मथुरा थी जो जीवित बची थी। तो जब नाथूराम गोडसे का जन्म हुआ तो उसके बाद उसके माता पिता में एक सुपरस्टिशियस, एक अंधविश्वास आ गया कि ये बच्चा, अगर मैं इसको पुत्र के रूप में पालूंगा तो शायद ही विल नॉट सर्वाइव, वो जीवित नहीं रहेगा। उन्होंने उसको पुत्री के रूप में पालना शुरू किया। पुत्री की तरफ फ्रॉक पहना कर और नाक में उसे एक छेद करके उसको नथिया पहनाया गया, जिसको इसलिए उसका नाम पड़ा नथुराम। तो धीरेन्द्र कुमार झा का कहना है कि नाथूराम गोडसे का अगर हम व्यक्तिगत लाइफ का सवाल उठाएंगे तो व्यक्तिगत लाइफ में अगर नाथूराम गोडसे का इतना आक्रामक रुख होता है या इस तरह की मैस्कुलिनिटी दिखाने की कोशिश करता है गांधी की हत्या में, तो अगर हम मानव मनोविज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पता चलता है कि चूंकि बचपन में उसे एक महिला की तरह, एक लड़की की तरह पाला गया था, इसलिए कहीं ना कहीं उसके मन में एक मैस्कुलिन होने की चाहत थी, एक सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी थी। उसमें एक इन्फीरियर होने का कहीं ना कहीं एक एहसास था। और इसका दुर्भाग्य यह रहा कि एकेडमिक्स में ये फेल करता चला गया। इसकी कहानी बताते हैं कि अंग्रेजी में भी और कई विषयों में उसको क्रॉस लग गए थे पहले। तो क्या हुआ कि ये अपने एक स्कूल को भी अच्छे ढंग से क्वालिफाई नहीं कर पाया, शिक्षा इसकी लगभग अधूरी ही रह गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पिता जब रिटायर हो गए तो इसका घर बेहाल, आर्थिक तंगी से परेशान हो गया। उस समय एक छोटा सा एक इसने सिलाई का बिजनेस खड़ा किया और साथ में इसने कुछ फ्रूट्स का की बिक्री भी शुरू की ताकि घर के छोटे से इनकम चल जा सके। आश्चर्य की बात है कि पहले वो गांधी जी के विचारों के प्रभाव में आया था और आगे चलकर इसने वीडी सावरकर के विचारों के प्रभाव में आया और उन्हें गॉड फादर की तरह देखने लगा। हिंदू महासभा का भी एक्टिव सदस्य बना और कहीं ना कहीं आरएसएस से भी किसी न किसी एरा में इसका एसोसिएशन रहा था। तो ये तो बात आती है नाथूराम गोडसे की व्यक्तिगत जीवन की। लेकिन क्या इसे नाथूराम गोडसे नहीं केवल मारा? अगर नाथूराम गोडसे नहीं तो कोई दूसरा सही। जो उस समय वातावरण बन चुका था, गांधी जी की हत्या एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, एक विचारधारा की हत्या थी, एक जीवन दृष्टिकोण की हत्या थी। यह संघर्ष दो जीवन पद्धति, दो दृष्टिकोण और दो
भिन्न राजनीतिक संस्कृति के बीच का संघर्ष था। मुद्दा यह था कि भारत का भविष्य कैसा होना चाहिए या भावी भारत का निर्माण कैसा होना चाहिए। और कहीं न कहीं जो गांधी जी की विचारधारा थी, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अगर आप यह मूल्यांकन इस आधार पर करेंगे, मैं नाथूराम गोडसे के कॉज को भी रखता हूँ, मैं इसके पक्ष को भी रखता हूँ कि इसका क्या आर्गुमेंट था, या इसी का नहीं, जो उस समय हिंदूवादी संगठन थे उनका एक आम विचार क्या था। इसने जो दैनिक हिंदू राष्ट्र नामक एक पत्र का संपादन नारायण आप्टे के साथ शुरू किया था, तो नारायण आप्टे हो, विष्णु करकरे हो, नाथूराम गोडसे हो, परचूरे हो, ये जितने भी थे उनके निजी विचार क्या थे, वो क्यों समझते थे कि भाई गांधी जी को एलिमिनेट करना चाहते थे, इसके पीछे वजह क्या थी। हम इन सारे वजह बताएंगे, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी रखेंगे और मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। सत्य आप मेरे विचारों से सहमत हो ना सहमत हो ये आपके ऊपर है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जहां तक संभव हो सके सच आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूं, क्योंकि ये बहुत ही डिस्प्यूटेड मुद्दा है, मैं समझता हूं, लेकिन कम से कम इस पीढ़ी के बच्चों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैंने पूरे एविडेंस के साथ इस मुद्दे को लाया है। अब मैं आपको बताना चाहता कि बेसिकली ये दो राजनीतिक संस्कृति का, दो विचारों का संघर्ष क्यों है, क्योंकि ये पहली बार नहीं कि गांधी जी पर हमला हुआ। 1930s में भी, 1940s में भी, इससे पहले भी गांधी जी को रास्ते से हटाने की बात बार बार होती थी। और इसकी वजह क्या है कि जो वजह सुकरात के मरने की थी, जो वजह रूसो को पागल होने की थी, या जो वजह कार्ल मार्क्स को निराश होकर मरने की थी। मैं स्टूडेंट्स, जो वक्त से पहले आता है उसके विचारों को स्वीकार करने में बड़ी असहजता होती है। उस पीढ़ी के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है, यही समस्या सुकरात के विचारों से हुई। अगर आज की तारीख में कहो तो आज का जो 21st सेंचुरी का यूथ है उसका विचार सुकरातों के विचार के बहुत करीब होगा, लेकिन जिस समय वो सुकरात का एरा था उस समय के कॉन्टेम्पररी ग्रीक्स के लिए उसका विचार बहुत क्रांतिकारी था और वो शायद अव्यावहारिक भी, तो इसलिए वहां पर यह सोचा गया कि उसको, आप जानते ही हो कि विष का प्याला पीना पड़ा। रूसो पागल होकर मरा था, जीन जैक्विस रूसो, उसके अपने दोस्तों ने उस पर पत्थर चलाए थे, क्योंकि उसके जो विचार थे प्रजातंत्र का विचार, वो 18वीं सदी के विश्व के लिए नहीं था। कार्ल मार्क्स 1883 में निराश होकर मर गया था, क्योंकि उस समय औद्योगिकरण उतना भयानक नहीं हुआ था कि कार्ल मार्क्स के उस विचार को उस समय का समाज स्वीकार कर पाता। लेकिन वही कार्ल मार्क्स 20वीं सेंचुरी में चलकर एक महान चिंतक हुआ। गांधी जी का जो विचार था मैं आपको बताना चाहता हूं। राजनीति, पॉलिटिक्स, मोटे तौर पर राजनीति की परिभाषा यह होती थी, राजनीति का मतलब यह होता, जिसको कहते हो मैकियावेलियन यथार्थवाद। मैकियावेलियन यथार्थवाद, मैकियावेलियन यथार्थवाद। अब ये मैकियावेलियन यथार्थवाद क्या है? एक्चुअली एक टर्म है, आपने शायद मैकियावेली का नाम सुना होगा। उसने एक रचना लिखी, उसका नाम था द प्रिंस। वो 16वीं सेंचुरी की रचना द प्रिंस है, और वो उसने राजनीति में पहली बार यथार्थवाद लाया। और ये मैकियावेली ही दुनिया का वह चिंतक है पहला, जिसके दुनिया का पहला तो खैर चाणक्य है, लेकिन उस समय चाणक्य का नाम उद्घाटित नहीं हुआ था, आई एम सॉरी, क्योंकि 2000 वर्ष पहले चाणक्य की बातें कह चुका था। ये श्रेय मैकियावेली को मिला, चूंकि चाणक्य उस समय दोबारा उद्घाटित नहीं हुआ था, उसके विचारों की खोज नहीं हो पाई थी। तो माना जाता है कि राजनीतिक यथार्थवाद का जनक वही था, क्योंकि उसने स्थापित करने का प्रयत्न किया कि राजनीति में हर तरह का छल छद्म जायज है। अगर आप चाहते हो कि अपने लोगों पर आपका प्रभाव बना रहे, तो आप हर तरह के उस जायज और नाजायज तरीकों का इस्तेमाल करो। तो मतलब कुल मिलाकर पॉलिटिक्स बन गया अवसरवादियों की चीज। पॉलिटिक्स में हर तरह के तरीकों को, हथकंडों को अपनाने की पद्धति विकसित हुई, जो किसी भी नेता या किसी शासक को वह पॉपुलर बना सके। गांधी जी इस मिथक से हटकर उन्होंने
एक नैतिकता पर आधारित जो राजनीति चलाई, तो गांधी जी दुनिया के लिए उतने ही नए थे जितना सम्राट अशोक का विचार अपने युग से आगे था, जिस प्रकार से रूसो का विचार आगे था, सुकरात का विचार आगे था। इनका कहना था कि भाई अगर राजनीति में नैतिकता नहीं है तो मृत्यु के बराबर है। और इसी क्रम में उन्होंने दो पद्धति विकसित कर दी, जिसको आप कहते हो सत्याग्रह और अहिंसा। सत्याग्रह और अहिंसा। अब बताओ माय स्टूडेंट, सत्याग्रह और अहिंसा एक व्यक्ति के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप सत्याग्रह और अहिंसा को एक आंदोलन का आधार बनाना चाहते हो तो बड़ा इनोवेटिव चीज है। ये दुनिया के लिए चौंकाने वाली चीज थी, क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। अब पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान माय स्टूडेंट सत्याग्रह और अहिंसा की पद्धति ने जो अपनाई, आपको याद होगा गांधी पर मेरे कई लेक्चर भी, एक लेक्चर का मैंने हेडिंग दिया हुआ है, आप लोगों ने उसको काफी अप्रिशिएट किया हुआ है कि गांधीवाद पश्चिमी साम्राज्यवाद के लिए सबसे खतरनाक हथियार। यह इसलिए कि ये जो सत्याग्रह और अहिंसा की पद्धति थी उसने पश्चिमी देशों के सारे हथियारों को बेकार कर दिया। और जब यह आंदोलन चल रहा था तो उस आंदोलन के समय पश्चिमी शक्तियां इसको दबा नहीं पा रही थी, और एक निहत्थे लोगों पर गोली चलाना उनकी मतलब वह मोरली इतना उनके लिए डिग्रेडिंग था कि दुनिया को क्या जवाब दें। इसलिए आप देखते हो कि हमारा जो सत्याग्रह यानी सत्याग्रह और नॉन वायलेंस की जो इनकी शिष्ट पद्धति थी गांधी जी की, बहुत हिट पद्धति रही, और राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। जिस समय गांधी जी इस विचार को लेकर चल रहे थे सत्याग्रह अहिंसा, तो इनका पूरा विचार इस सिद्धांत पर आधारित था कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। लेकिन ये जियो और जीने दो का मतलब है पहले मुझे जीने मतलब पहले मैं जीऊं और फिर आपको जीने दूं, नहीं, आप जिएंगे तो मैं जीऊंगा। यह एक बड़ी इनोवेटिव चीज थी दुनिया में, ऐसी चीज कभी किसी राजनीतिक नेता ने सोचा ही नहीं था। तो चलिए, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसी समय इनके विचारों का विरोध शुरू हुआ। लिव एंड लेट लिव, द थियरी ऑफ लिव एंड लेट लिव, इनके विचारों का विरोध शुरू हुआ। इसलिए शुरू हुआ कि जितने भी राजनीतिक मुद्दे थे ये राजनीतिक मुद्दे पर त्याग की बात करते थे। ये राजनीतिक मुद्दे पर त्याग की बात करते थे। जो कोई आपको गाल पर एक तमाचा मारे तो आप दूसरा गाल बढ़ा दो, तो यही इसका जवाब होगा, ये इनका कहना था। अब जब उन्होंने राजनीतिक मुद्दे में उन्होंने किसकी बात की, तो सैक्रिफाइस की बात, त्याग की बात की। आप अगर मान लीजिए कोई आपके विरुद्ध बल प्रयोग करता है तो आप उसका जवाब अहिंसा से दो, सोल फोर्स से दो, आप उसके विरुद्ध हिंसा का प्रयोग ना करो, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति क्यों न हो। अब यह जो उनकी राजनीतिक संस्कृति थी वो बहुतों को सूट नहीं कर पा रही थी। वजह क्या थी, मैं आपको बताता हूं। वजह यह है कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो दो मुद्दे एक साथ चल रहे थे। एक भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता, और दूसरा मुस्लिम लीग की अलगाववादी राजनीति, मुस्लिम लीग की अलगाववादी राजनीति। मतलब द सेपरेटिस्ट पॉलिसी ऑफ द मुस्लिम लीग एंड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, बोथ आर गोइंग साइड बाय साइड। एंड एक तरफ मुस्लिम लीग एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था, एक पाकिस्तान शब्द का तो बाद में प्रयोग किया, एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था। दूसरी तरफ जो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन है, वो स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे नेता इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत ही उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे थे। तो अब यहाँ पर समस्या यह खड़ी हुई, जब मुस्लिम के अलगाववाद की राजनीति की बात आती थी तो गांधी जी का जो समाधान होता था, वो गांधी जी का समाधान हमेशा एक बड़ा ही नरम समाधान होता था, अहिंसक समाधान होता था, और उनका समाधान उच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित होता था। यह बात दूसरे महकमे को पसंद नहीं आई, जो कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय के हित की बात करते थे।
जो लोग हिंदू समुदाय के हित की बात करते थे, वे बात उनको समझ में नहीं आ पा रही थी। उनका यह मानना था कि भाई गांधी जी हिंदुओं को हिंदुओं विरोधी हैं और मुसलमानों को फेवर करते हैं, ये उन पर चार्ज था। अब ये हिंदूवादी संगठनों का चार्ज था। दूसरी तरफ गांधी जी, अगर आप भारतीय नेताओं में देखोगे, नेहरू को देखोगे, पटेल को देखोगे, बाकी नेताओं को देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि इनको धर्म से कोई खास सरोकार नहीं था। नेहरू जी को तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन गांधी जी अपने आप को सनातनी हिंदू मानते थे, सनातनी हिंदू कहने में गर्व महसूस करते थे। तो गांधी जी जो सनातनी हिंदू कहने में गर्व महसूस करते थे, तो इस कारण से जिन्ना और मुस्लिम लीग के जो बहुत सारे प्रतिनिधि थे, वो मानते थे कि भाई गांधी जी हिंदुओं के पक्षधर हैं। जिन्ना ने तो खुलकर कहा कि वो हिंदुओं के पक्षधर हैं और वो हिंदूवादी कार्ड खेलते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं एक हिंदुओं के हित में काम करते हैं। गांधी जी, अब देखिए ये बात हुई। अब एक दूसरी समस्या यह आती थी कि मुस्लिम लीग यह चाहती थी, आप मेरी बात को गौर से सुनना, कि तब आपको राष्ट्रीय हित पता चलेगा। आप कहेंगे भाई बात हो रही है नाथूराम गोडसे की गोली चलाने की और गांधी जी के मरने की, किसने गोली चलाई, क्यों मारा, आप सीधे मुद्दे पर आइए। मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूं, लेकिन सीधा मुद्दे को मैंने देखा है यूट्यूब पर कई लेक्चर्स रखे पड़े हैं, तो जिसमें इस बात पर बहुत जोर दिया गया है किस तारीख को क्या हुआ, इसने कैसे आया, इसने कैसे आर्म्स लाया, इसने कैसे गोली चलाई। अरे चलाई, लेकिन इसके पीछे रैशनल क्या है? यह रैशनल जायज है? क्या यह तरीका जायज है? इस जायज और नाजायज तरीके को समझने के लिए आपको हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य को समझना पड़ेगा। तो माय स्टूडेंट्स, हियर आई हैव टू बी गोइंग टू बी वेरी सीरियस ऑन दिस इश्यू, जस्ट ऑब्जर्व इट। अब यहां पर हिंदू समुदाय के हित की बात जो करते थे, उनका कहना था कि गांधी जी हिंदुओं के फेवर में काम नहीं कर रहे। उधर क्या है कि कांग्रेस, और कांग्रेस में गांधी जी का बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही, हालांकि मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स, अगर पटेल को भी आप ले या सुभाष चंद्र बोस को भी ले, तो सबका यही नजरिया है, हिंदू मुस्लिम अमेठी की बात सभी करते थे। दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि कांग्रेस यह कबूल कर ले कि वो हिंदुओं की पार्टी है। कांग्रेस ने बिल्कुल इन प्रिंसिपल कहा कि हम हिंदुओं की पार्टी नहीं है, हम पूरे हिंदुस्तान की पार्टी और हम पूरे हिंदुस्तान के हित में काम करेंगे। जब गांधी जी 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए, वहां पर रैमजे मैकडोनाल्ड की सरकार, वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, वहां पर जिन्ना भी थे और बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स। तो उसने मतलब इस बात पर जो मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस पर दबाव डाला कि आप स्वीकार करिए कि आप हिंदू हैं। गांधी जी ने कहा मैं हिंदू नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। तो मतलब यह है कि उस समय गांधी जी ने यह कांग्रेस की छवि को बचाने की कोशिश की। कांग्रेस पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, केवल अकेला हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जिन्ना बार बार दबाव दे रहे थे। आप अगर इतिहास आप पढ़े होंगे, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, याद होगा, या अगर नहीं होगा तो जरा देख लीजिएगा। 1945 में जो शिमला में जो वेवेल योजना जो लाई गई थी और शिमला सम्मेलन उसी मुद्दे पर हुआ था, तो वेवेल योजना इसलिए विफल हो गई थी, केवल कांग्रेस ने अपने 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों को चुना था, मौलाना आजाद को और खान अब्दुल गफ्फार खान को। और जिन्ना का कहना था कि मुस्लिम प्रतिनिधि को वापस लीजिए, मुस्लिम प्रतिनिधि चुनने का तो आपको कोई राइट ही नहीं बनता है, आप तो हिंदू की पार्टी हो। कांग्रेस ने इन प्रिंसिपल इसको रिजेक्ट किया। तो अब इस बात से उस जो हिंदू समूह थे, उनको एक बहुत बड़ा हथकंडा मिल गया कि भाई देखो ये कांग्रेस है, ये मुसलमानों को फेवर करती है और गांधी जी कांग्रेस के सिरमौरी के रूप में मुसलमानों के हित की बात करते हैं। तो एक चार्ज इन पर नेचुरली आना शुरू हुआ। अब क्या होता है कि मैं आपको क्या बताऊं कि एक डे टू डे लाइफ में ये बात होती है कि आपका देखने का नजरिया, हमारे देखने का नजरिया, सभी के देखने का नजरिया इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इस मामले में कितने इनलाइटेंड हैं, हमको परिस्थितियों की कितनी समझ है। तो अब क्या है कि हिंदू समुदाय और हिंदू हित को लेकर जो बात करते थे वो धीरे धीरे इस बात उनके दिमाग में भरने लगा। इसी बीच क्या हुआ कि कांग्रेस जो मुस्लिम लीग से डील कर रही थी, सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय स्टूडेंट्स, आप देखें कि नॉर्मली अब नाथूराम गोडसे, पर इसी को लाते हैं। ये बुक व्हाई आई असैसिनेटेड गांधी नाथूराम गोडसे, ये बुक प्रकाशित हुई है हाल में
और ये बुक में मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली नाथूराम गोडसे का पूरा पक्ष रखा गया है कि नाथूराम गोडसे ने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब जिस समय गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद व्यापक धरपकड़ हुई, पकड़ने के लिए तो सैकड़ों हजारों लोग पकड़े गए, उसमें 9 लोग अभियुक्त बने। मैं उस पर भी आऊंगा आगे। उस 9 अभियुक्त में मैं आपको, उसमें वीडी सावरकर भी गिरफ्तार हुए थे लेकिन वो बरी हो गए। तो उसमें क्या है कि जब गिरफ्तारी हुई और जब ये कोर्ट के दरमियान मुकदमा चला तो नाथूराम गोडसे ने अपना रिप्रेजेंटेशन स्वयं किया और कोर्ट को उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि मैं अपना कुछ पक्ष रखना चाहता हूं। उसके बाद एक बताया जाता है, ये जो ऑथर हैं, ये ऑथर बताते हैं कि ये मतलब ऑथर ने अपना नाम को डिस्क्लोज नहीं किया है और ये बुक उन्होंने उसी आधार पर बनाया है। इन्होंने कहा है कि देखिए ऐसा है कि एक जिसी समय नाथूराम गोडसे का मुकदमा में अपना पक्ष नाथूराम गोडसे ने रखा तो तुरंत नेहरू की सरकार ने उस चीज को बैन कर दिया, कहा कि ये बातें बाहर ना जाए क्योंकि नाथूराम गोडसे के बहुत सारे जो सिंपैथाइजर्स थे वो सिंपैथाइजर्स खड़े हो जाएंगे। ऐसा राष्ट्रीय हित में उस समय किया गया। और आप कहेंगे कि भाई ये तो मतलब नाथूराम गोडसे की बातें जानी चाहिए पब्लिक में, या जानी चाहिए या अभी जा रही है, तो लोगों में बहुत कुछ कुछ लोग उसके पक्ष को भी उचित मानने लगे हैं। उसका भी मैं जवाब दूंगा, जस्ट वेट। लेकिन यहाँ पर उसने जो बताया है, पहले मैं उसका पक्ष रख दूं कि नाथूराम गोडसे का, जैसे जीडी खोसला है, एक जज थे, 3 जजेस ने जो उसको ट्रायल किया था, उसमें जीडी खोसला है, उन्होंने जो अपना नोट छोड़ा, उस नोट में उन्होंने कहा कि अगर पब्लिक उस समय इतना मूव हो गई थी उस कोर्ट में उसकी बातों से, उसके रिप्रेजेंटेशन से, कि अगर पब्लिक को मुकदमा का अवार्ड सुनाने के लिए दिया जाता, उसको अगर उसका वर्डिक्ट सुनाने के लिए उस पब्लिक को दिया जाता, तो शायद वो दूसरा कुछ फैसला ले लेती। तो ये उनका एक व्यक्तिगत चीजें हैं। तो ये चीज बहुत नेचुरल है। मैं आपको बताऊंगा कि सीधे जो राष्ट्रवाद की या थोथा राष्ट्रवाद की या मैस्कुलिन राष्ट्रवाद की अपील होती है, एग्रेसिव नेशनलिज्म की अपील होती है, वो मन को बड़ी भाती है और मन लुभावन लगती है, तुरंत दिल को छूती है। लेकिन जो गहरी चीज होती है, जहां पर कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल आइडियाज की जरूरत पड़ती है, वो पब्लिक सेंटिमेंटल होती है, उस बात को नहीं समझ पाती कि इसके पीछे क्रिटिकली क्या विचार है। आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि यू आर नॉट अ कॉमन पीपल, यू आर इंटेलेक्चुअल्स। तो आपको थोड़ा लार्जर कंटेक्स्ट में सोचना पड़ेगा। तो ये नाथूराम ने उस वक्त नाथूराम ने अपना पक्ष क्या क्या रखा। उसने कहा कि कांग्रेस ने भारत को विभाजन के कगार पर ला दिया, उसका एक चार्ज था। और उसमें उसने, जैसे अब कुछ जो हिंदुवादी संगठन है वो कांग्रेस को इसलिए भी ब्लेम करते हैं कि देखिए कांग्रेस ने जो मैंने चार्ज जो कांग्रेस पर लाया जाता है कि मुस्लिम का तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस ने अपनाई। हालांकि नाथूराम ने वो आर्गुमेंट नहीं दिया। नाथूराम ने 3 बातें कही जो मैं आपको बताऊंगा। कि उसने आर्गुमेंट यह दिया, पहला आर्गुमेंट मतलब हिंदुवादी संगठन का होता है कि जब, जिसको आप कहते हो लखनऊ पैक्ट 1916 में, क्योंकि 1916 के लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया था। 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, असहयोग और खिलाफत आंदोलन, और गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो खिलाफत के मुद्दे पर किया था। इसी पर कुछ क्रिटिक्स का यह मानना है कि यहीं से मुस्लिम जो तुष्टीकरण की नीति शुरू हुई, द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट टुवर्ड्स मुस्लिम्स स्टार्टेड एंड इट फाइनली लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो पहली बात मैं स्टूडेंट्स यह कहना चाहूंगा कि जो 1916 में जो लखनऊ पैक्ट किया गया था वो गांधी जी ने नहीं किया था। उसमें इनिशिएटिव लिया था बाल गंगाधर तिलक ने, उसमें तिलक जीवित थे, 1920 में उनका डेथ हुआ है, और मोतीलाल नेहरू ने। तो बाल गंगाधर तिलक उसमें सब मास्टरमाइंड थे और मोतीलाल नेहरू उनके सपोर्ट में खड़े थे। और इस तरह से 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ जिसमें कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया। यह सही है कि 1920 का खिलाफत मूवमेंट गांधी का ब्रेन चाइल्ड था। गांधी जी से वहां पर एक मिसकैलकुलेशन हुआ। गांधी जी उसके लॉन्गर इम्प्लीकेशन को नहीं समझ सके, क्योंकि गांधी जी की विचारधारा कुछ अलग थी। उनका मानना था, वो एक कंपोजिट नेशनलिज्म में विश्वास करते थे कि आपकी धार्मिक पहचान, जातीय पहचान, ये सब बना रहे, इसको बने रहते हुए हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम एक राष्ट्रीय सहमति बनाएं। इसी मिसकॉन्सेप्शन के तहत उन्होंने ऐसा किया, और जिस कारण से कहीं ना कहीं खिलाफत के कारण जो मुस्लिम परंपरावादी तत्व है उसको थोड़ा बढ़ावा मिला, मिसकैलकुलेशन हुआ। बट माय स्टूडेंट, इट हैपेंड इन 1920, ये 1920 में हुआ, और भारत का विभाजन 1947 में हुआ। और 1920 से 1947 तक आप जाएंगे तो इतनी सारी गलतियां हुई हैं, और उन गलतियों के लिए अकेला कांग्रेस उत्तरदायी नहीं है।
उस गलतियों के लिए भारत की अन्य पार्टियां भी उत्तरदायी है, अन्य संगठन भी उत्तरदायी हैं, और बहुत इस तरह के जिसको कहते हो अल्ट्रा नेशनलिस्ट या अति राष्ट्रवादी हैं, वो भी उत्तरदायी हैं। तो मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता कि बेसिकली यह जो उस समय ये मुद्दा आया कि भाई गांधी जी दोषी हैं, तो उसमें नाथूराम गोडसे का पर्टिकुलरली मैं पक्ष बता दूं। अभी तो मैं ओवरऑल एक हिंदुवादी संगठनों की बात कही है। नाथूराम गोडसे का उसमें पक्ष यह था, पहला, कि गांधी जी की जो तुष्टीकरण की नीति, वो मुसलमानों को फेवर करते हैं, मुसलमानों को फेवर करते हैं, और एक वह चार्ज था। दूसरा, उन्होंने कहा कि उनके कारण, उनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण भारत का विभाजन हुआ, उनका जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है उसके कारण भारत का विभाजन हुआ। गांधी जी ने विभाजन को आसानी से स्वीकार कर लिया, और उनका यह कहना था कि गांधी जी ने, उन्होंने एक नेक्स्ट वन आर्गुमेंट दिया कि गांधी जी ने जो विशेषकर घटना है जो मुझे बताना पड़ेगा तब आप लोग समझ पाओगे, क्योंकि देखो गांधी जी का जो एसेसिनेशन वाला मुद्दा है या नाथूराम गोडसे का मुद्दा है, वो बहुत सारे हिस्टोरिकल इशू से जुड़ा हुआ है, और अगर आपको हिस्टोरिकल इशू का ज्ञान नहीं होगा तो शायद आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, फिर आप समझ लेना। जैसे देखिए, आपको तो पता है कि कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया था। तो कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया था, एक्चुअली डायरेक्ट तो पहले नहीं किया, पहले कुछ जनजातीय लोग थे जो पेशावर से, कुछ पख्तून लोगों ने भेष बदलकर, और उसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स भी थे, और कश्मीर पर हरि सिंह के विरुद्ध हमला करके उसने कश्मीर को अपने में विलय करना चाहा। हुआ क्या था, जब हमारा विभाजन हुआ था तो विभाजन में 400 करोड़ का फंड ब्रिटिश ने हमें दिया था। कोई हम पर कृपा नहीं की थी, उसने हमसे जो पहले कर्ज लिया था, लोन लिया था, उसको लौटाया था, पे बैक किया था। तो हमारे पास 400 करोड़ की, जो 400 करोड़ की एक कैपिटल था इंडिया के पास, जो पाकिस्तान, एक चूंकि विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो पार्टीशन में पाकिस्तान को अमाउंट का एक पार्ट मिलना था जो 75 करोड़ रुपए बन रहे थे, 75 करोड़। 75 करोड़ में इंडिया ने 20 करोड़ का इंस्टॉलमेंट दे दिया था। ओके, तो 20 करोड़ का इंस्टॉलमेंट दे दिया था, और 20 करोड़ के बाद 55 करोड़ का इंस्टॉलमेंट बचा हुआ था। तो बचा हुआ था, इसी बीच पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। तो उस समय वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे और षणमुखम चेट्टी फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो वल्लभ भाई पटेल ने सीधा षणमुखम चेट्टी को कहा, या वल्लभ भाई पटेल ने यह डिसीजन लिया कि ऐसा है कि वह अमाउंट रोक दिया जाए, वह अमाउंट रोक दिया जाए, और पाकिस्तान को हम तब तक उस अमाउंट को रोक दें जब तक पाकिस्तान कश्मीर वाले मुद्दे को सुलझा नहीं लेता, क्योंकि अभी अगर हम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो पाकिस्तान उस अमाउंट का उपयोग अपनी सैनिक तैयारी में कर लेगा जो भारत के विरोध में जाए। ये कहना था वल्लभ भाई पटेल का, और इसका सपोर्ट किया जो फाइनेंस मिनिस्टर षणमुखम चेट्टी है वो। लेकिन जो रिजर्व बैंक के इंडिया सीडी देशमुख थे, वह इसको नहीं डिफेंड कर पा रहे थे। सीडी देशमुख इस बात को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने गांधी जी को कहा, और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इससे एग्रीड नहीं थे, और माउंट बेटन भी एग्रीड नहीं था। खैर एनीवे, वो मैं आगे चर्चा करूंगा। तो गांधी जी ने जो 12, माने भारत जिस समय वो दिल्ली में थे, मैं आपको बताऊंगा उस कहानी को भी। तो गांधी जी ने जो 13 जनवरी को 11-15 से जो फास्ट शुरू किया, उसमें उन्होंने कई शर्तें रखी। उसमें उन्होंने एक शर्त यह भी रख दी, वह जो अमाउंट जो विथहोल्ड किया गया है पाकिस्तान को, विथहोल्ड ना किया जाए, और अविलंब वह अमाउंट पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दिया जाए। इस पर जो हिंदुवादी संगठन थे उनको थोड़ा सा ज्यादा इसमें इस बात पर आपत्ति हुई, और जो हिंदू विचारक थे उसमें विशेषकर नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, उस समय हिंदू राष्ट्र, दैनिक हिंदू राष्ट्र करके एक जर्नल चला रहा था। वह पहले अग्रणी जर्नल चलाता था, फिर दैनिक हिंदू राष्ट्र करके जर्नल चला रहा था। तो उन दोनों के मन में उसी समय आक्रोश आ गया, और फिर धीरे धीरे वहीं से प्लॉटिंग शुरू हुई गांधी जी के एसेसिनेशन की। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, एक कॉमन हिंदुस्तानी को लगेगा कि भाई नाथूराम गोडसे का तो पक्ष सही था, क्योंकि गांधी जी उस अमाउंट को ट्रांसफर करवाना चाहते थे। लेकिन माय स्टूडेंट्स, इसको आप अगर ऊपरी तौर पर देखेंगे तो आपको उसका पक्ष मजबूत दिखेगा, लेकिन उसका पक्ष मजबूत नहीं था। इसकी वजह क्या है मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब ये बात यहां हो गई।
तो ये इन कारणों से ये है नाथूराम गोडसे का चार्जेस गांधी के अगेंस्ट में कि गांधी को उन्होंने क्यों मारा। अब देखिए हम पहला मुद्दा उठाते हैं। जस्ट लेट मी स्पीक द फर्स्ट वन इश्यू। पहला मुद्दा है कि गांधी जी ने हिंदुओं को मुसलमानों को फेवर किया और हिंदुओं को ब्लेम किया, यानी हिंदुओं को उनके कमजोर नीति के कारण हिंदू बहुत हताहत हुए, पंजाब में हताहत हुए, बाकी जगहों पर हताहत हुए। मैं पहले बताऊं आपको कि दंगे कैसे शुरू हुए। 16 अगस्त को पाकिस्तान ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। 16 अगस्त 1946 को जब उसको लगा कि ब्रिटिश सरकार अब सपोर्ट नहीं करेगी और हमें पाकिस्तान नहीं मिलेगा, तो फिर मुस्लिम लीग ने और जिन्ना ने, उस समय जिन्ना एक मुस्लिम लीग का एग्रेसिव नेता बन चुका था, तो जिन्ना ने उसी समय डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। बंगाल में सुहरावर्दी सुहरावर्दी की सरकार थी, मुस्लिम लीग की सरकार, तो उसने अपने गुंडे छोड़ दिए और कलकत्ता में छुरेबाजी की घटना शुरू हो गई। कलकत्ता से दंगे शुरू हुए, उसको कलकत्ता किलिंग कहते हैं। ये घटना है अगस्त 1946 की। ये दंगा देखते देखते यहाँ से पहुंच गया बॉम्बई, और बॉम्बई से फिर वो घटना पहुंच गई नोआखाली, पूर्वी बंगाल के नोआखाली में, जो अभी बांग्लादेश में है, और फिर वहां से बिहार के मुंगेर जिले में, जो अभी भागलपुर मुंगेर में बटा हुआ है। दंगे पूरा देश धू धू कर जलने लगे। जो गांधी जी, आप लोग गांधी मूवी जरूर देखिए, वो भी आप हिस्टोरिकली प्रूव्ड है, इसलिए मैं कह रहा हूं। है तो मूवी तो फिक्शन की गुंजाइश है, लेकिन हिस्टोरिकली प्रूव्ड है। आप देखिए गांधी जी यहां से गए नोआखाली, और नोआखाली जाते हैं, नोआखाली में हिंदुओं का किलिंग चल रहा था। गांधी जी ने वहां पर फास्ट अनटू डेथ रखा, और फास्ट अनटू डेथ रखा, ऐसा मिरेकल हुआ कि सभी ने हथियार डाल दिए जो दंगाई थे, और वहां पर पूरी तरह से शांति आ, मतलब दंगे रुक गए। फिर गांधी जी आ गए कलकत्ता। तो गांधी जी पर एक चार्ज है हिंदुवादी संगठनों का कि गांधी जी वहां पर सुहरावर्दी के साथ मिलकर लोगों से शांति की अपील कर रहे थे। वो वही सुहरावर्दी था जो 1 वर्ष पहले कलकत्ता किलिंग के लिए उत्तरदायी था। मत भूलिए कि गांधी जी को मैंने अभी जो पॉलिसी बताया, मत भूलिए कि गांधी जी का तो पॉलिटिकल क्रीड ही अलग था। गांधी जी का तो पॉलिटिकल क्रीड यह था, राजनीतिक मुद्दे, सत्याग्रह और अहिंसा, त्याग, त्याग में शत्रु के लिए भी कुछ जगह थी। वो तो दिल को परिवर्तित करने में विश्वास करते थे। उनको लगता था कि 1 वर्ष पहले का सुहरावर्दी नहीं है, यह सुहरावर्दी है जिसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, और इंसान को बदलने देने का मौका देना तो गांधीवाद के क्रीड में शामिल था। अगर ऐसे आप उनका मूल्यांकन करेंगे तो हर स्टेप पर ही आपको गलत दिखेंगे। आपको कोई अगर गाल पर तमाचा मारता है और आप कहते हो कि भाई दूसरा गाल बढ़ा दो, ये बात को तो भागवत गीता ने भी नहीं पुष्ट किया है। महाभारत में भी है कि अन्याय छोड़कर बैठ रहना सबसे बड़ा दुष्कर्म है, नया अर्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। लेकिन गांधी जी का तो क्रीड ही अलग है, उनका तो आइडियोलॉजी अलग है, विचारधारा अलग है, दृष्टिकोण अलग है। वो जो सुहरावर्दी के साथ ट्रीट कर रहे हैं, वही वह सुहरावर्दी नहीं है कि 1 वर्ष पहले कलकत्ता किलिंग के लिए उत्तरदायी था। दैट इज द पॉइंट। ओके, अब वहां से आते हैं। गांधी जी कलकत्ता में रहते हैं। 1 सितंबर को, जब 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी मनाई गई, तो 1 सितंबर 15 अगस्त 1947 को जब इंडियन इंडिपेंडेंस डे को ऑब्जर्व किया जा रहा था, यू विल फाइंड द रेयर सीन इन कलकत्ता एंड द रेयर सीन ऑफ फ्रेटरनाइजेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन कलकत्ता। आप कलकत्ता में हिंदू और मुसलमानों के बीच जो मित्रता का आलम देखेंगे, दोनों गलवाही डालकर स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, जो बहुत ही अद्भुत दृश्य था। एनीवे, 1 सितंबर को फिर दंगे शुरू, और 1 सितंबर को दंगे शुरू हुए तो वहां जहां गांधी जी जिस निवास पर ठहरे हुए थे, उस निवास पर भी पत्थरबाजी हो। अब गांधी जी को इतना क्या कहना था, गांधी जी ने तुरंत 1 सितंबर को आमरण अनशन कर दिया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उस समय बंगाल के गवर्नर थे, वेस्ट बंगाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गवर्नर थे, अभी तो विभाजन नहीं हुआ था। तो उन्होंने गांधी जी पर थोड़ी सी, उनको अभी आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा, गांधी जी जो अभी अनशन या सत्याग्रह कर रहे हैं, क्या इस सत्याग्रह का प्रभाव गुंडों के ऊपर पड़ सकता है? अब कलकत्ता में आलम है, वहां पर मुस्लिम ज्यादा असुरक्षित है कलकत्ता में, लेकिन हिंदू भी शिकार हो रहे हैं, मतलब दोनों को मार रहे हैं, ये स्थिति है।
गांधी जी ने जब 1 सितंबर को शुरू किया, वो इतना बड़ा मिरेकल इम्पैक्ट पैदा किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनका कितना चार्मिंग पर्सनालिटी थी कि 4 सितंबर को पुलिस वाले, आर्मी ने भी कहा, फास्ट शुरू कर दिया कि भाई गांधी जी मर जाएंगे, ये दंगे नहीं रुकेंगे, इसलिए हम लोग भी अन्न त्यागते हैं। और 4 सितंबर के शाम तक आकर सारे दंगाइयों ने उनको सरेंडर कर दिया और फिर गांधी जी के फास्ट को तुड़वाया गया। सिख, हिंदू, मुसलमान तीनों ने अंडरटेकिंग्स गांधी जी को लिख कर दी कि दंगे नहीं। कलकत्ता, अब वहाँ जो माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन, तो उस समय भारत का वायसराय ही था, और आप तो जानते हो कि स्वतंत्र भारत का भी वायसराय बना क्योंकि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस के आधार पर स्वतंत्रता मिली थी। लॉर्ड माउंटबेटन देखकर मुग्ध हो गया। उसने कहा, एक तरफ 55,000 सोल्जर्स लेकर कर्नल रीच हमारे पंजाब में दंगे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। एक अकेला इंसान ने पूरे बंगाल में दंगे, पूरे पूरब में दंगे रोक दिए, नोआखाली में रोक दिए, कलकत्ता में रोक दिए। उन्होंने कहा, ही इज अ वन मैन बाउंड्री फोर्स, वो अकेला पूरी सेना के बराबर है। अब गांधी जी को कलकत्ता में ही खबर मिली कि पंजाब में तो बहुत किलिंग हो रही है, उधर पाकिस्तान साइड से ट्रेन भरकर आ रही है, इधर से इंडियन साइड से जा रहा है, दोनों को मार रहे हैं। और उनको सबसे अधिक दुख यह हुआ कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे, वो दंगे में एक तरह से एंटी हिंदू रुख अपनाए हुए थे। पुलिस और आर्मी की तो बात छोड़ दीजिए, चाहे वो इधर की हो या उधर की हो, इस संप्रदायवाद के विचार से या प्रभाव से नहीं बच सका। क्योंकि पाकिस्तान की पुलिस जब पंजाब से गई तो जो पुलिस बची वो हिंदू बची। अब वो हिंदू भी और पुलिस भी है। पाकिस्तान में जो पुलिस है वो मुसलमान भी और पुलिस भी हैं। तो मैं स्टूडेंट्स, द पॉइंट इज कि इसमें कोई व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल, मैंने क्या कहा कि नाथूराम गोडसे तो निमित्त मात्र था। वो तो ऐसा, ईश्वर न करे ऐसी हैवानियत सवार हो कि चारों तरफ आसमान में हैवानियत तैर रही थी। अब बहुत ही नेचुरल था। देखो, बदला, प्रतिशोध, घृणा, ये सबसे सहज उपाय होता है जो हमारे आपके मन में सबसे पहले आता है। इसको दबाने के लिए जिस आध्यात्मिक या आत्मिक उत्थान की जरूरत होती है, वह उत्थान कॉमन पीपल के पास नहीं होता है। गांधी जी से मिसकैलकुलेशन यही हो रहा था कि गांधी जी अपनी अहिंसा को कॉमन पीपल की अहिंसा बनाना चाहते थे। उनका विचार समय से आगे था। मैं आपको बताता हूं, देखिए, जस्ट 1 मिनट। यह है राम माधव। आप जानते हैं कि बीजेपी पार्टी से भी जुड़े हुए, आरएसएस से भी एसोसिएटेड रहे। इनका क्या कॉम्प्लीमेंट रहा है, देखिए। मैं बोल रहा हूं, मैं हिंदी में भी आपको बोल दूंगा। वॉज ही एंटी हिंदू? क्या वो हिंदू विरोधी थे? एट द सेकेंड राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस इन लंदन, व्हेन ही वाज डिस्क्राइब्ड एज ए लीडर ऑफ द हिंदूज, गांधी फर्मली रिजेक्टेड द इंट्रोडक्शन, नॉट हिंदू, ही सेड फर्मली कि मैं हिंदू नहीं हूं। बट दैट वाज ओनली इन कंटेक्स्ट ऑफ द मिसचीवियस ब्रिटिश एफर्ट्स एट डिवाइडिंग इंडियन सोसाइटी। लेकिन यह तो उनका एक गेम था, इसलिए ताकि ब्रिटिश जो साजिश कर रहे थे भारतीय समाज को बांटने का, उसे रोक सके। ये राम माधव का स्टेटमेंट है। अदरवाइज गांधी वॉज नेवर अपोलोजेटिक अबाउट रिलीजियस बिलीफ्स। गांधी कभी भी इस बात के लिए शर्मिंदा नहीं हुए कि मैं हिंदू हूं और मैं इस हिंदू में विश्वास करता हूं। देखिए, इस बुक का नाम है अभी राम माधव ने, पिछले वर्ष, आप परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। हालांकि मैं इतना लोड आपको क्यों दूं, अगर आप सामान्य पाठक हैं और अगर आप बुक लवर हैं, अगर पुस्तकों में आप रुचि रखते हैं तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज मैं स्टूडेंट्स को तो कभी परमिट नहीं करता, कहता कि भाई काम चलाओ, मैं साल में नए नए बुक्स पुस्तकों पर लेक्चर देता रहूंगा, आप लोगों से 2 पंक्तियां 3 पंक्तियां लेकर राइटिंग में यूपीएससी में पढ़ने का टाइम नहीं होता। इसलिए उसको बहुत थोड़ा आप लोगों को प्रिसाइज होना पड़ेगा। आपकी जगह मैं काम कर दूंगा। यहाँ पर क्या है कि पार्टीशन्ड फ्रीडम, टाइटल है पार्टीशन फ्रीडम, और राम माधव है। अब देखो फिर आगे क्या लिखते हैं कि he declared in Young India in 1924 that my patriotism is subservient to my religion. मेरी जो देशभक्ति है वो धर्म, मेरे धर्म के अधीन है। In an earlier article in Young India, he explained the reasons for considering himself as a सनातनी हिंदू। मैंने सनातनी हिंदू, गांधी वो जैसे when he went to बिहार to tell the Hindus and Sikhs not to indulge in revenge, मतलब इन्होंने दिया है कि जो वो बिहार में गए और सिख और हिंदुओं से कहा कि देखिए आप लोग हिंसा रोक दीजिए, तो एक एंग्री मॉब जो था, एक क्रुद्ध मॉब था,
एक क्रुद्ध भीड़ थी, उसने गांधी जी को चार्ज किया कि एक्यूज हिम ऑफ सिंपैथाइजिंग विद द मुस्लिम्स, कि आप मुसलमानों से सहानुभूति रख रहे हैं। गांधी जी, हाउ कुड यू एवर थिंक लाइक दैट? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? गांधी जी ने कहा। He asked in agony with tears in his eyes, I am proud to be a Hindu. I have lived and will die for Hinduism. मुझे हिंदू होने का गर्व है और मैं हिंदुइज्म के लिए मरूंगा और जीऊंगा। एवरी फाइबर ऑफ माई बीइंग इज हिंदू। टू से दैट आई डोंट केयर फॉर हिंदूज इज द वर्स्ट ट्रेवेस्टी ऑफ द ट्रुथ। मतलब उन्होंने साफ कहा कि मैं हिंदू हूं, मुझे हिंदू होने का गर्व है, मैं हिंदुइज्म के प्रति सम्मान रखता हूं, लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मुझे एक बचपन की याद आ गई होगी, शायद आप लोगों की भी मेमोरी होगी। एक बार बचपन में खेल रहा था, एक बच्चे से एक मतलब फुटबॉल था जो खेल रहा था, उस फुटबॉल पर ज़्यादा क्लेम मेरा था, कम क्लेम उनका था, उस बच्चे का था। लेकिन किसी बात पर झगड़ा हो गया, तो मैं छोटा था तो मैं उस फुटबॉल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था कि नहीं मेरा है मैं ले जाऊंगा, वो मना कर रहा था कि नहीं मेरा है मैं ले जाऊंगा। तो हम दोनों के बीच झड़प चल ही रही थी, तो मेरे पिताजी आ गए। और उन्होंने दोनों की बातें सुनी। मुझे उन्होंने कहा कि आप इसको फुटबॉल दे दो, ले जाओ तुम। तो मैं जब घर आया तो मुझे अपने पिताजी से काफी नाराजगी हुई कि भाई ये तो फेवर कर दिया उनको, ये तो इन्होंने तो मुझे डिसग्रेस कर दिया। इन्होंने मेरा पक्ष, मेरा उस फुटबॉल में 75% मेरा शेयर था, 25% उसका शेयर था। किस आधार पर इन्होंने जस्टिस किया? मैं उनसे बात करना छोड़ दिया। तो कल होकर उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया कि देखो, अगर मैं ऐसा करता तो समझते कि मैं उनके तुम्हारे साथ फेवर कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन उनको अगर मैंने दिया तो यह ख्याल नहीं आएगा तुम्हारे मन, यही सोचकर मैं, क्योंकि अगर ऐसी नौबत आ जाए और छोटे मोटे अगर त्याग कर देने से अगर शांति आ जाती है, सौहार्द बना रहता है, तो इसको चुन लेना चाहिए जब तक जीवन में कोई बड़ी समस्या ना आए। तब मुझे, हालांकि मैं उसमें बच्चे का दिमाग था, लेकिन मैं शांत हो गया उसके बाद। ये तो मेरे बच्चे का माइंड है। परंतु आज अगर गांधी जी पर कोई ब्लेम करता है कि भाई मुसलमान को फेवर करते थे, इससे बड़ी बात मतलब, और जबकि जिन्ना का कहना था कि वो एक सनातनी हिंदू थे, गांधी जी ने बिल्कुल हिंदुओं को फेवर किया। लेकिन गांधी जी की स्थिति यह है कि एक शायर ने जो एक शेर है कि जाहिद तंग नजर ने हमें काफिर समझा और काफिर ये समझता कि मुसम्मा है तू। मतलब एक तरफ काफिर मुझे, जो जाहिद तंग नजर मतलब जो संकीर्ण दृष्टिकोण से एक मुसलमान है जो मुझे काफिर समझ रहा है, और जो एक हिंदू है वो कह रहा है तो मुसलमान हो। तो दोनों चार्जेज उन पर आए। खैर चलिए, कलकत्ता में जब उनको सूचना मिली कि भाई दिल्ली ये किलिंग हो रही है पंजाब में, तो गांधी जी ने सोचा कि भाई मैं अब चलूं, अब समय आ गया है कि मैं पंजाब में रोकूं। पंजाब में, अब पंजाब में हिंदू की रक्षा करने बेसिकली वो जा रहे थे। उनकी योजना पाकिस्तान तक जाने की थी। जब वहां से 8 सितंबर को, कहीं आपको 9 सितंबर मिले, 8 सितंबर को ट्रेन से वो दिल्ली पहुंचे। शादरा स्टेशन पर उतरे, वल्लभ भाई पटेल ने उनका स्वागत किया। वो गए तो पहले वो कोई जो डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी थी, जिसको आप कहोगे जहां पर अछूत लोग रहते थे, वो जानबूझकर उन्हीं के बीच रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इन्हीं के बीच हमें शांति मिलेगी, उनको भी थोड़ा अपनापन का भान होगा। लेकिन चूंकि इस बार उनको वैसी जगह पर रहना था जहां हिंदू और मुसलमान दोनों उनसे कांटेक्ट कर सकें, इसलिए वो बिरला भवन में ठहरे। बिरला भवन में उनको काफ़ी सुविधाएं दी गई थी, ग्राउंड फ्लोर दिया गया था। फिर बिरला ने उनके लिए और सुविधाएं दी थी, एक मोटर गाड़ी मुहैया करा देती थी, अगर दिल्ली में कहीं वो जा सके तो जा सकते हैं। वो प्राय सर्वेंट्स क्वार्टर में ही ठहरना पसंद करते थे, क्योंकि सुविधा तो उनको आपको पता है। और फिर उनको एक मैदान था, एक फील्ड था छोटा सा, जिसमें एक डाइस भी बना हुआ था जिस पर वो भाषण दे सकें। और फिर एक माइक की व्यवस्था वहाँ पर कर दी थी, लाउड स्पीकर की भी। और उसके बाद कुछ सुविधाएं, बाकी चीज़ें उनको दी गई थी ताकि उनकी आवश्यकता की जो वस्तुएं लोग आ जा सके, मिल सके। हालांकि बिरला खुद फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे, लेकिन उनको ग्राउंड फ्लोर दिया हुआ था। वही बिरला भवन में आकर टिक गए, वहीं पर जाकर सभा लगाते थे। जब दिल्ली में आए तो दिल्ली की स्थिति बड़ी खराब देखी, और खराब होने की वजह थी उसमें, मैं क्या कहूँ कि इंसान में एक वहसीपन छा चुका था। इसमें बड़ी मुश्किल है किसी को भी ब्लेम करना, क्योंकि
पंजाब से भरी हुई शरणार्थियों की गाड़ी आती थी। 5 लाख शरणार्थी करीब दिल्ली में आकर इकट्ठा हो गए थे। सभी की अपनी कहानी थी, सबके अपने दर्द थे, सब अपने अपनों को कुछ लोगों ने खो दिया था, अपनी प्रॉपर्टी तो सभी ने खो दी थी, उनका भविष्य अनिश्चित था। और इस बीच वो दिल्ली आए तो दिल्ली में तो पूरा वातावरण बहुत ही गर्म था। यहाँ पर आते ही, शरणार्थियों के आते ही यहाँ पर हमला शुरू हो गया, दंगे शुरू हो गए दिल्ली में, और दिल्ली में दंगे भयंकर रूप धारण कर लिया। यहाँ पर मुसलमानों की संख्या लगभग 33% थी, तो हिंदू भारी पड़ते थे। तो क्या हुआ कि वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा निशाना बन रहे थे। उनकी लगभग 100 से अधिक मस्जिदों पर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया था। फिर आ, उनके दुकानें बंद हो गई थी बहुतों की, वो कहीं पर नहीं बाहर निकल पाते थे, सड़क पर खुलकर नहीं चल पाते थे। वातावरण ही ऐसा था। और वो कुछ उनमें से कुछ पुराने किला में ठहरे हुए थे, कुछ हुमायूं के मकबरा में ठहरे हुए थे, कुछ लाल किला में रुके हुए थे, कुछ जामा मस्जिद में अपनी जान बचाने के लिए रुके हुए थे। कुछ तो मुस्लिम नेता जैसे AR खिदवे, मौलाना आज़ाद के निवास, उनके गार्डन में भी कुछ जान बचाने के लिए रुके हुए थे। इस तरह से मतलब चारों तरफ जब गांधी जी दिल्ली आए, एक तरह से मुसलमानों में नेचुरली, देखो वो तो इंसानियत को बचा रहे थे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। तो जब वो दिल्ली में आए तो सीधा मुसलमानों में एक नया उत्साह आ गया कि आहा, अब हमारी जान बच जाए। दे जस्ट ट्राई टू डू दैट कि अब हमारी जान बच जाए। अब गांधी जी आए तो पहले दिल्ली का वातावरण देखा, तो पंजाब जाने का आइडिया ड्रॉप करके, मैंने ड्रॉप नहीं किया, मैंने कहा कि मैं पहले दिल्ली को संभालूं, पहले यहां तो देखूं। मतलब बहुत पेन हुए, बहुत दर्द हुआ। उनको सरकार से भी शिकायत थी कि आपके नाक के नीचे इतना बुरा हाल है। उन्होंने अचानक से 12 जनवरी को जाकर माउंटबेटन से भी मिले, नेहरू जी भी उनसे मिलने आए थे। नेहरू को भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं आमरण अनशन करने जा रहा हूं। तब तक उनका स्वास्थ्य बहुत गिर चुका था। आप समझ सकते हो कि 78 वर्ष की आयु और 48 किलो वजन, किडनी में भी कुछ गड़बड़ी आ गई थी। अब वो आदमी अगर फास्ट करते तो उनका डेथ होना तय था। नेहरू भी चिंतित हो गए कि बापू आप ऐसा मत करिए, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो, मैं जी कर क्या करूंगा, जो दृश्य यहां मैं देख रहा हूं उससे कहीं बेहतर नहीं होता कि मैं मर जाता। तो कोई उनको रोक नहीं पाता था। वो तो अपने आप समझ सकते हैं कि उनको रोकना तो इम्पॉसिबल था किसी के लिए। 13 जनवरी को 11:55 या 15, कुछ ऐसा ही टाइम है, उसमें उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं आमरण अनशन, जब तक पूर्ण शांति नहीं हो जाती दिल्ली में। अब जब अनशन पर गए तो उसी अनशन के क्रम में तब तक जो हिंदू, नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, उनसे आकर विष्णु करकरे भी मिले। जब वो लोग न्यूज़पेपर में पढ़े तो विष्णु करकरे भी मिला, और फिर आपस में साजिश चलने लगी। अब इन लोगों ने तय किया कि गांधी जी को रास्ते से हटाना आवश्यक है। अब क्यों आवश्यक है भाई? इनका अब कहना था कि अब खुलकर बात हो गई, पंजाब में हिंदू गाजन मूली की तरह कट रहे हैं और गांधी जी दिल्ली के मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही मुसलमानों को फेवर कर रहे हैं। अब देखो, मैं आपको बताना चाहता, एक वातावरण ऐसा बन चुका था जिसमें हर प्रत्येक व्यक्ति, जैसे हम या आप जब कम्युनल हो जाते हैं, जब सांप्रदायिक हो जाते हैं, तो हमें नहीं खुद महसूस होता कि हम सांप्रदायिक हो गए। कहीं ना कहीं हम पर एक, दिमाग पर एक प्रभाव हुआ। अब बताइए कि भारत का विभाजन हुआ तो जितने मुसलमान पाकिस्तान गए उतने मुसलमान भारत में रुके हुए थे लगभग, और वो इंडिया के नागरिक थे। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनका नीयत खराब हो गई। वो तो हुक्मरान थे ही नहीं, पाकिस्तान तो एक फेल्ड स्टेट है। अगर हम पाकिस्तान के हुक्मरान से हिंदुस्तान के हुक्मरान की तुलना करें तो ये कहीं ना कहीं हमें परिस्थितियों की शायद अच्छी समझ नहीं है। मतलब मुस्लिम लीग अनडेमोक्रेटिक था, जिन्ना अनडेमोक्रेटिक थे, इसलिए पाकिस्तान कभी डेमोक्रेसी नहीं बन सका। उनकी संकीर्णता इतनी थी जो धार्मिक संकीर्णता तक ही नहीं रही, क्षेत्रीय संकीर्णता में चली गई। मुसलमानों के नाम पर पाकिस्तान बनाया, पंजाबियों की बढ़त दी, जिस कारण से बंगाली अलग हो गए।
सिंधी परेशान हो गए, सिंधी तो खैर चलिए फिर भी हैं, बलूची लोग सेपरेशन की बात कर रहे हैं, पख्तून तो कभी ढंग से उनको अपने आप अपना माना ही नहीं। तो मतलब वो तो खुद ही मतलब दे आर द फेल्ड स्टेट। और हम लोग को एक ऐसा राष्ट्र बनाना था जो बहुभाषा भाषी, बहुनस्लीय, बहुसंस्कृतिक थे, तो हम लोग पकड़ कर बैठे हुए थे, जो कांग्रेस थी वो पकड़ कर बैठी हुई थी कि नहीं, भारत हिंदुओं का राष्ट्र नहीं है, भारत सभी का राष्ट्र है। क्योंकि हम लोगों के सामने सिविल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था। सिविल नेशनलिज्म में क्या होता है, जैसे आप 4 रूम पार्टनर हो, अलग अलग क्षेत्र से आए हो, आप स्टूडेंट, अपना एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूं, मैं भी स्टूडेंट लाइफ में रहा हुआ था। 4 जाति से हो सकता है अलग धर्म से भी होगी, लेकिन आप रूम पार्टनर हो, आप 4 किराया देते हो और एक खास पर्पस के लिए आप प्रिपरेशन करते हो एग्जामिनेशन का, उस खास पर्पस के लिए रुकते हो और दुख सुख में एक के साथ हो। जबकि आपकी जातीय पहचान अलग है, आपकी क्षेत्रीय पहचान अलग है, हो सकता है आपकी धार्मिक पहचान। तो हम ऐसे राष्ट्र बनाना चाहते थे, राष्ट्र कहलाता है सिविल नेशनलिज्म। और वहां जो पैरोकारी वो कर रहे थे, जो नाथूराम गोडसे कर रहे थे, नारायण आप्टे कर रहे थे, उनका ये कहना था कि मुसलमान रहे यहां, लेकिन वो हमारी शर्तों पर रहे। उनको हिंदुस्तानी संस्कृति को स्वीकार करना होगा, उनको हिंदुस्तान का बनकर रहना पड़ेगा। और हिंदुस्तान से वो कहीं ना कहीं मायने रखते थे कि कुछ ना कुछ हिंदू संस्कृति जैसी चीज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मतलब इनका मानना था कि भाई पहला तो चाहते थे विभाजन नहीं हो, चलिए ये कहते थे विभाजन नहीं, अब इनका पक्ष रखते हैं। और कांग्रेस या गांधी पर इनका सबसे बड़ी शिकायत थी कि उसने विभाजन किया। इनसे पूछिए कि आप विभाजन रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। विभाजन रोकने के लिए आपके पास तो कोई ना कोई पॉइंट चाहिए। ओके, आपको विभाजन स्वीकार नहीं करना है, तो आप कैसे मुसलमानों को अपने सहमति में लेंगे। जिन्ना ने भड़का दिया है, अब जो भड़कना था वो भड़क गए, जो होना था हो गए, दंगे छिड़े हुए, गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है, आप कहते हैं विभाजन रोकना है। राजमोहन गांधी ने लिखा है लेगेसी ऑफ गांधी करके एक बुक लिखी है। उनकी अपील, उनका तर्क हमको काफी अच्छा लगा। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए, विभाजन जिस मुकाम पर पहुंच गया था, विभाजन केवल 3 चीजों के आधार पर रुक सकता था उस समय। 3 में से कोई एक होता तो, एक कि ब्रिटिश इस बात के लिए तैयार हो जाते कि हम भारत को अविभाजित छोड़कर जा रहे हैं, आप लोग आपस में मिलकर सहमति बनाइए। तो एक अगर यह भी रास्ता रहता तो हम ब्रिटिश के जाने के बाद ईमानदार कोशिश करते विभाजन रोकने का। लेकिन नहीं, ब्रिटिश अरे रह गए कि नहीं, मैं वैसे नहीं जाऊंगा जब तक आप और लीग फैसला नहीं कर लेते। एक तरह से बांटने की तो पूरी तरकीब उन्होंने दिमाग में रखी हुई थी, नंबर 1। नंबर 2, कि हम मुस्लिम लीग को इतनी बड़ी रियायत दे देते जो मुस्लिम लीग विभाजन से के हट को त्याग देता, जिसमें गांधी जी ने एक उपाय भी किया कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन एक बात बताइए, क्या मुस्लिम लीग को उस समय जो अगर इतनी बड़ी रियायत दे दी जाती तो क्या भारत के गोडसेज और आप्टेज एक्सेप्ट करते? गांधी जी को फिर भी निशाना बनाते और शायद पहले ही निशाना बना लेते। तीसरा, कि कांग्रेस या जो सरकार है, भारत सरकार, इतनी ताकत इसके पास होती कि मुस्लिम लीग को की मांग को जबरन दबाकर और पुलिस और सेना के बल पर पाकिस्तान के डिमांड को दबा दिया जाता। क्या यह विकल्प भारत के पास था? पुलिस ब्रिटिश के पास थी, सेना ब्रिटिश के पास थी, और पुलिस और आर्मी का बिहेवियर ऐसा था कि उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार। दूसरी तरफ जो ये सो कॉल्ड गोडसेज और आप्टेज थे, उनका यह कहना था कि विभाजन ना हो, हमको चाहिए अखंड भारत। ठीक है, आपको चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे विचार है, किसको नहीं चाहिए अखंड भारत। आज भी दर्द हर एक भारतीय के मन में है कि पाकिस्तान अलग हो गया, काश वो दोनों एक होते। आज भी कई बार हम लोग नॉस्टैल्जिया फील करते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम कैसी होती, हमारी हॉकी टीम कैसी होती, चाइना हमारे सामने क्या खड़ा हो पाता। मतलब कितनी तरह की इच्छाएं होती है, काश ऐसा होता। लेकिन वो काश कैसे, अगर आप इसके लिए लखनऊ पैक्ट को दोषी मानते हो, बहुत पहले घटित हुआ। उसमें तिलक, जो आपके मतलब जो तिलक हैं, जिन तिलक के प्रति आपके मन में सम्मान है, वो तिलक उसके लिए उत्तरदायी ठहराइए। खिलाफत के लिए गांधी जरूर उत्तरदायी है, लेकिन वो घटना हो गई है 1920 में। तो फिर सवाल यह खड़ा होता है
कि अभी जो उस समय जो विभाजन रोकने की कोशिश करते उनका प्लान क्या था, तो जिन्ना को उड़ा दो, सुहरावर्दी को उड़ा दो। अरे भाई, इंसान को उड़ाने से विभाजन कैसे रुकेगा? ये किस तरह का पॉलिटिकल कल्चर है? आप अगर तुलना करेंगे कि भाई जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी से आप तुलना करेंगे, ठीक है, 1 मिनट के लिए हम क्रांतिकारी राष्ट्रवादी से तुलना करें, आप इस बात को नहीं भूल सकते कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो थे उनका जो वायलेंस था, वो वायलेंस एक तरीका था, एक लिमिटेड रूप में इस्तेमाल करने की। जैसे भगत सिंह है, भगत सिंह से आप तुलना करिए। भगत सिंह हिंसा को फॉर टाइम बीइंग एक्सेप्ट किया था, उसमें भी इनकी कोशिश यही थी कि कम से कम हिंसा के माध्यम से हम बदलाव लाएं और सिर्फ वही ब्रिटिश ऑफिसर का निशाना बनाए जिनका रिडेम्पशन नहीं हो सकता, जिनका हृदय मुक्त नहीं हो सकता। जैसे आपको मैं बताता हूं कि जब खुदीराम बोस और मदन लाल धिंगरा ने, जब खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने जब जज किंग्सफोर्ड को निशाना बनाया था और उस निशाने में जब 2 निर्दोष महिलाएं मारी गई थी, मिस कैनेडी और जज बच गया था, तो इतना ज्यादा प्रफुल्ल चाकी को पश्चाताप हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। यानी एक निर्दोष ना मरे। जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जब पुलिस अधिकारी एस्कॉर्ट को निशाना बनाने के लिए गए थे, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, लेकिन बना दिया सैंडर्स को निशाना, क्योंकि जो पहचान करवाने वाले थे वो पहचान करवाने वाले ने भूल की। फिर भी उनको अफसोस हुआ कि हम एस्कॉर्ट के वजह सैंडर्स को मारा, लेकिन तब है इस बात को उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, चलो है तो कोई ब्रिटिश ही। क्या भगत सिंह का गांधी जी से मतभेद नहीं था? उनके मन में कभी इस तरह का ख्याल आया? सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में जो मतभेद था वो कितना अधिक मतभेद था। लेकिन वही सुभाष चंद्र बोस ने जब टोक्यो रेलवे से जब पहला प्रसारण किया था तो क्या कहा था कि फादर ऑफ द नेशंस, द फादर ऑफ द नेशन, आवर लास्ट बैटल, लास्ट वॉर फॉर द इंडियन फ्रीडम हैज स्टार्टेड, वी आर सीकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम यू इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, इन दिस स्ट्रगल। तो ये एक नॉर्मल गांधी जी के प्रति, सुभाष का देखिए, भगत सिंह का देखिए, एक नॉर्मल एक आचरण था। लेकिन ये कहना कि भाई गांधी जी इस देश के विरोध में सोचते थे या उससे अलग सोचते थे। अब मैं एक दूसरे पॉइंट पर भी आता हूं, लास्ट 1 पॉइंट पर। 1-2 चार्ज और भी नाथूराम गोडसे का है, एक चार्ज में उसमें मिस कर गया जिसको मैं रिमाइंड कर दूं। एक बार क्या हुआ था कि गांधी जी का जो आश्रम था, गांधी जी का जो अपना जो धार्मिक सभा होती थी, उसमें वो गीता का भी पाठ करते थे, रामायण का भी पाठ करते थे और कुरान का भी पाठ करते थे। तो वातावरण तो हाँ उसमें बहुत ज़्यादा खराब हुआ पड़ा था, आपको पता है। उस दूषित वातावरण में एक कोई मेंबर थे हिंदू या सिख के, उन्होंने आपत्ति की, कहा कि नहीं, जब अभी इतना ज़्यादा दंगे का माहौल है, जब हिंदुओं पर, सिखों पर हमला हो रहा है, उसमें कुरान का पाठ करना अनुचित है, हम कुरान के पाठ के विरोध में। तो गांधी जी ने अपनी उस बैठक को रोक दिया, कहा कि अब यह बैठक तभी चलेगी, धार्मिक बैठक, जब कुरान का पाठ साथ साथ हो सके। इसी का दृष्टांत दिया गया। दृष्टांत दिया नाथूराम गोडसे ने यह भी तर्क रखा कि अगर गांधी जी ने कुरान को इस तरह से लागू किया लोगों पर बलपूर्वक, तो फिर उन्होंने क्या किसी मस्जिद में जाकर वो भागवत गीता के पाठ को लागू कर सकते थे? ये तो बहुत, मुझे लगता है कि बेसलेस दलील है। मैं आपको बताऊं कि हिंदू धर्म की प्रकृति अलग थी। हिंदू धर्म कभी भी अब्राहमी धर्म की तरह नहीं था। अब्राहमी धर्म में आपका आता है यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। तो उसमें जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम पंथ है, उसमें थोड़ी सी एक खास प्रकार के आचरण होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कंपलसरी होता है, एक खास प्रकार का प्रोफेट होता है, तो और एक खास आरंभ होने की तिथि होती है, उसमें संकीर्णता ज्यादा होती है। और हिंदू धर्म एक बहुत ही उदार धार्मिक पंथ रहा। अब एक बहुत धार्मिक पंथ कहना तो खैर मुनासिब ही नहीं है, उचित नहीं है। ये एक बहुत ही उदार धर्म रहा था। ये एक ऐसा समुद्र था जिसमें बहुत सारी नदियां आकर मिलती थी।
तो हिंदू धर्म में कोड ऑफ कंडक्ट की इतनी ऐसी बंदिशें नहीं थी कभी। और गांधी जी अगर अपने को गर्व से हिंदू कहते थे तो एक ऐसा हिंदू कहते थे जो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते, सभी धर्मों के साथ एक समभाव स्थापित करने में विश्वास करते थे। उनका तरीका अलग था, लेकिन यह बात वो मुस्लिमों को मजबूर नहीं कर सकते थे। आपको मैं फिर वही कहानी याद दिलाऊं जो मैंने बचपन में, जो अभी अभी आपको मैंने बताया। यह बंदिशें मुसलमानों पर लागू नहीं कर सकते थे क्योंकि वो हिंदू थे, और हिंदू होने के नाते वो अपने धर्म में इस तरह का आचरण कर सकते थे, विशेषकर इसलिए कि इस धर्म में इस तरह का कोई बंधन नहीं था। लेकिन चलिए, और रह गई अब अंतिम चार्ज कि गांधी जी ने पाकिस्तान को फेवर किया और 55 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। ओके, तो मैं इस बात पर इसके पक्ष में यह बात कहना चाहूंगा कि देखिए, एक्चुअली देखने का अलग अलग नजरिया है। एक तो आप देखते हो कि हम संकीर्ण तरीके से देखें तो रियल पॉलिटिक्स, तो मैकियावेलियन पॉलिटिक्स तो यही कहता है कि हमें वो पैसे को रोक लेना चाहिए। लेकिन मैकियावेलियन पॉलिटिक्स से हटकर हम गांधीयन पॉलिटिक्स पर जाएं तो हमने पहले ही आपसे परमिशन लिया कि भाई गांधी जी जब सत्याग्रह और अहिंसा पर आधारित आंदोलन की बात करते, वो सत्याग्रह और अहिंसा पर आधारित, नैतिकता पर आधारित राजनीति की बात करते, तो मोरलिटी शुड बी इनडिवाइजेबल। ऐसा नहीं है कि हम एक जगह पर मोरल रहें, दूसरी जगह पर एमोरल हो जाए, नंबर वन। नंबर टू, आखिर यह केवल गांधी जी का दृष्टिकोण नहीं था, यह जवाहरलाल नेहरू का भी दृष्टिकोण था और माउंटबेटन का भी था। आप कहेंगे एक विदेशी था और दूसरा में अंग्रेजियत बहुत ज़्यादा थी, तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। उस समय इंडिया एक नेशन के रूप में अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहा था। पाकिस्तान को अपनी छवि की कोई खास चिंता नहीं थी, क्योंकि तो आते ही पहले ही उसने सोच लिया था कि हमें अमेरिका और ब्रिटेन का पिट्ठू बनकर जीना है और कोल्ड वॉर में हमें अमेरिका का पिछलग्गू बनना है। इंडिया एक प्रेस्टिजियस कंट्री की तरह उभर रहा था जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाना चाहता था। यह जो 25 करोड़ रुपीज थे वो इंडिया का इंटरनेशनल लायबिलिटी था, जो ब्रिटेन ने इसको विश्वास के आधार पर ट्रांसफर किया था 400 करोड़ रुपए की, यह पाकिस्तान को ट्रांसफर करेगा। और जब वो 44, अगर वो 55 करोड़ रुपीज को रोक लेता तो पूरे विश्व की नजर उस पर थी, इससे इंडिया की छवि धूमिल होती। अब ठीक है, कश्मीर के मुद्दे पर यूएनओ ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया, लेकिन जिस समय गांधी जी यह कह रहे थे उस समय गांधी जी को ऐसा नहीं लग रहा था यूएनओ पक्षपातपूर्ण रवैया आगे अपना सकता है, या नेहरू को भी ऐसा नहीं लग रहा था। या तो यह सोच रहे थे कि पाकिस्तान का पक्ष इतना गलत होगा और हमारा पक्ष इतना सही होगा, तो कल कोई यूएनओ या कोई निष्पक्ष देश भी या अंतर्राष्ट्रीय कोई इस तरह की एजेंसी भी अंततः भारत को फेवर करेगी और भारत को उचित समझेगी और पाकिस्तान की छवि धूमिल होगी। तो कहीं ना कहीं लार्जर इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में सोच रहे थे, इसको इतने संकीर्ण तरीके से नहीं देखा जा सकता। इस पैसे को रोक लिया तो गांधी जी राष्ट्र विरोधी हो गए, ऐसा मानना इस तथ्य को समझने को नकारने के। और गांधी जी कैसे राष्ट्र विरोधी हो सकते हैं? वो तो तिल तिल करके इस राष्ट्र को जिया था, उन्होंने इस राष्ट्र को बनने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी। आज भी आप कहें, एक गुजराती होते हुए हिंदी को गुजरात में प्रमोट करवाया गांधी जी ने, हिंदी के लिए फाइट करते रहे कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी, हिंदी भारत की राजभाषा होगी। और वो अहिंदी प्रदेश से आकर भी उन्होंने हिंदी के कॉज को आगे बढ़ाया। उनसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन हो सकता है भला? आप सोचिए, देखने का अपना दृष्टिकोण है, नजरिया है क्या। चलिए, गांधी जी फास्ट पर गए, चारों तरफ हरकंप मच गया। शायद जो कि कई सोर्स से ऐसा मिलता है, जैसे ये जो बुक है असैसिनेटेड व्हाई आई असैसिनेटेड गांधी, इसमें यह आर्गुमेंट दिया गया है कि जब गांधी जी ने 13 तारीख को जब फास्ट शुरू किया तो वल्लभ भाई पटेल उस समय दिल्ली से बाहर चले गए क्योंकि उनको फास्ट मंजूर नहीं था। ठीक है, हो सकता है वल्लभ भाई पटेल उस नज़रिए से चीज़ों को नहीं देख रहे हो, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल भी एक सेकुलर लीडर थे, महान लीडर थे। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी लीडर्स का एक ही दृष्टिकोण हो, नज़रिया हो, या नेहरू या पटेल दोनों का नज़रिया हर मुद्दे पर एक हो। जैसे नेहरू का मानना था कि जिस समय उस वातावरण में जब पाकिस्तान की सरकार डिग गई थी तो बहुत सारे भारत में भी ऐसे मंत्री और राजनेता थे जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उतने चिंतित नहीं थे। उनको कहना था कि भाई वहाँ पर हिंदुओं को तो सुरक्षा प्रॉपर दे नहीं रहे, हम मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर इतना क्यों चिंतित हैं। नेहरू ने बिल्कुल मना किया कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता है या क्या स्टेटमेंट दिया जा रहा है।
अरे वो हमारे नागरिक हैं, जैसे हिंदू हमारे लिए वैसे ही मुसलमान हैं, दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया। वो हमारे विश्वास पर भारत में रुके हुए, उनको कहीं ना कहीं इंडिया में एक सुकून दिख रहा है कि इंडिया में हम रुकेंगे। इंडिया वो इंडियन राष्ट्र के मेंबर हैं। एक बार भी उनका दिमाग नहीं डिगा। पटेल भी सेकुलर थे, उन्होंने पूरी सुरक्षा दी और गांधी की सुरक्षा का भी उन्होंने प्रबंध किया था। लेकिन पटेल के साथ थे कि नेहरू और पटेल का दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग था। जैसे पटेल का एक स्टेटमेंट एक बार आया था कि अब समय आ गया है कि भारतीय मुसलमानों को अपनी वफादारी सिद्ध करनी चाहिए। सिद्ध करनी चाहिए का मतलब यह है कि वो भारत के हैं और उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ नहीं, वो सिद्ध करना चाहिए। अब जो जो अगर सही मायने में जो सेकुलर हैं, जो है, उनको ऐसा बोलने की आवश्यकता ही नहीं। सिद्ध क्या करना है, ये तो सिद्ध है। अगर मान लीजिए कोई वाइफ हस्बैंड से कहे कि तुम एक लॉयल हस्बैंड हो, सिद्ध करो, और कोई हस्बैंड अपने वाइफ से कहे सिद्ध करो, तो अगर सिद्ध करने की नौबत है तो फिर वफादारी कहां है? अगर सिद्ध हो जाए और अगर हम हैं तो हमारे व्यवहार से सिद्ध होगा। तो दिस इज द पॉइंट माय स्टूडेंट्स। तो मैं इस बात को कहना चाहता। तो खैर चलिए, जब ये फास्टिंग आगे बढ़ी, गांधी जी का स्वास्थ्य गिरने लगा। जो डॉक्टर उनका चेकअप करता था उसने कहा कि अगर गांधी जी के इस फास्ट को नहीं तुड़वाया गया तो गांधी जी के जान का खतरा होगा, क्योंकि उनका किडनी कम काम कर रहा है और वो बहुत जल्दी उनके ब्लड में यूरिया फैल जाने की संभावना है। तो जब इस तरह का स्टेटमेंट डॉक्टर का आया तो सभी घबरा गए। नेहरू बहुत बेचैन हो गए, उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं नजर आने लगी। पूरे दिल्ली में आग, जंगल के आग की तरह फैल गई। हिंदू सिख मुसलमान सभी में, सभी प्रेयर करने लगे गांधी जी के लिए, गांधी जी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। और गांधी जी तो अपने अपने वसूल से टस से मस होने वाले इंसान नहीं थे। इसी बीच जो कुछ हिंदुवादी संगठन थे उसके कार्यकर्ता आकर बिरला भवन के सामने नारेबाजी करते थे, लेट गांधी डाई, लेट गांधी डाई, गांधी को मरने दो, बूढ़े को मरने दो, कई तरह के इस तरह के स्लोगन आते थे। लेकिन अंत में 18 तारीख को तक सरकार भी सकम कर गई और मौलाना आजाद जाकर गांधी से मिले 17 को। और जाके मौलाना आजाद ने गांधी जी को यह कहा, अच्छा बापू आप यह बताएं कि हम कौन से इतनी शर्तें पूरी कर दे, कौन से मिनिमम, आप मैक्सिमम की बात मत करिए, क्योंकि देश में अगर देश में पूर्ण शांति की बात आप करते हैं तो व्यावहारिक रूप में संभव नहीं। तो क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट हम पूरा कर सके? उन्होंने 4 शर्तें रखी, वैसे तो 6 शर्तें रखी, 4 महत्वपूर्ण की चर्चा मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि देखिए, पहले तो जो 100 से अधिक मस्जिदों पर हिंदुओं ने कब्जा कर रखा है उस मस्जिदों को वापस कर दिया जाए, उन मस्जिदों को वापस कर दिया जाए और मुसलमानों को उसमें पूजा की पूरी छूट और अनुमति मिले। नंबर 2, उनका कहना था कि मुसलमानों को अपनी दुकान खोलने का और खुलकर सड़क पर चलने की अनुमति हो, उनके जीवन में कोई बाधाएं उपस्थित ना हो और उनके बिजनेस का बहिष्कार ना हो, बाइकॉट ना हो, उनको एक कॉमन सिटीजन की तरह यहाँ जीने की अनुमति हो और वह एक सामान्य नागरिक का जीवन जी सके। और तीसरा उनका कहना था कि एक मतलब एक मुस्लिम संत थे, वो मुस्लिम संत का उस्र होने वाला था, सूफी संत। तो सूफी संत का एक उस्र होने वाला था जो बड़े पैमाने पर मुस्लिम लोग मनाने वाले थे, लेकिन कुछ हिंदू संगठनों ने चेतावनी दे रखी थी कि भाई हम उसको नहीं मनाने देंगे या बाधा उपस्थित करेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, उसमें कोई बाधा उपस्थित नहीं होनी चाहिए, वह बिल्कुल से वो संपन्न होना चाहिए, उसकी पूरी गारंटी सरकार दे और लोग दे, दिल्ली के लोग दे, सरकार ही नहीं, दिल्ली के लोग। और चौथा कि पाकिस्तान को अविलंब वो 55 करोड़ रुपए के फंड का ट्रांसफर कर दिया जाए। अंत में सरकार भी झुक गई और फिर 55 करोड़ के फंड का ट्रांसफर माउंटबेटन ने लिखित गांधी जी को दे दिया। डेविड फिशर लिखते हैं द प्राउडेस्ट डे में कि गांधी जी को लिखित रूप में इस तरह की चीजें माउंटबेटन ने दी और कहा कि हाँ ठीक है, हम इस अमाउंट को अविलंब ट्रांसफर करते हैं। अब इस पर जो उस समय नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे भी उनसे मिले हुए थे और ये सब बहुत उग्र हो गए और इनको लगा कि गांधी जी ने पाकिस्तान को फेवर किया,
ये बहुत ही संकीर्ण तरीके से चीजों को लिया और सोचा, और इसी क्रम में उन्होंने प्लॉटिंग शुरू कर दी, गांधी जी की हत्या की। उसी क्रम में पहले विष्णु करकरे ने, पहले नारायण आप्टे ने मदन लाल पहवा से मुलाकात की। ये मदन लाल पहवा कौन था? 20 वर्ष का वह युवक जो शरणार्थी के रूप में पंजाब से, पाकिस्तानी पंजाब से आया था। वो गांधी जी को अपने दयनीय स्थिति के लिए पता नहीं क्यों उत्तरदायी मान लिया। विशेषकर एक मस्जिद में रह रहा था जिस पर हिंदुओं ने कब्जा कर रखा था, परंतु मस्जिद मुसलमानों को लौटा दी गई थी तो उसे बाहर निकलना पड़ा था, और वो एक डायरेक्शन लेस युवा था, दिशाहीन युवा। उसको तुरंत विष्णु करकरे ने राजी कर लिया, और नारायण आप्टे ने, और नारायण आप्टे, गोडसे और विष्णु करकरे के साथ प्लान बना। और सबसे पहले मदन लाल पहवा ने 20 जनवरी को बॉम्ब फेंका गांधी जी की उस धार्मिक सभा में, जो उनकी जो इवनिंग कॉन्फ्रेंस होता था उसमें उसने बॉम्ब फेंका। ये घटना है 20 जनवरी को। जब वो बॉम्ब फेंका तो कुलदीप नैयर अपना आंखों देखा हाल बताते हैं। वो तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, आपको पता होगा, उनका डेथ हो गया। वो भी उस सभा में थे, और जब बम का इतना बड़ा धमाका हुआ तो चारों तरफ लोगों में हलचल मच गई। नेचुरल है। लेकिन गांधी जी जो इस बोल रहे थे, गांधी जी पीछे मुड़कर फिर नहीं देखे। उनसे लगभग 200 मीटर पीछे बम फूटा, लेकिन उन्होंने, बम ब्लास्ट हुआ, लेकिन उस बम ब्लास्ट को भी उन्होंने नोटिस तक नहीं किया। इतने ज्यादा फियरलेस थे वो। फिर तहकीकात हुई, एक पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आता है, बताता है। ये आपको, ये जो बुक है इसमें दिया हुआ है, और ये बुक है आपको फ्रीडम एट मिडनाइट। आपने बहुत नाम सुना, बड़ा फेमस बुक है, डोमिनिक लेपेरे का है और लैरी कोलिंस का है। तो इसमें इसने दिया है उस पुलिस ऑफिसर के बारे में। जो पुलिस ऑफिसर आता है और गांधी जी से, उसका नाम है D.W. मेहरा। वो D.W. मेहरा आके जांच करता है, और जांच करने के बाद गांधी जी से जाके मिलता है। पहले तो उसने कहा कि मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, कंग्रेचुलेशंस फॉर द 2 थिंग्स। पहली बात, क्योंकि गांधी जी ने जिस समय 18 तारीख को जब उन्होंने अपनी अहिंसा तोड़ी थी, उस समय नौबत यह थी कि दिल्ली में 2 लाख लोगों ने अंडरटेकिंग में, 2 लाख उस समय लोग थे जिन्होंने लिखित रूप से गांधी जी के सामने पेश किया। इसमें हिंदू, सिख और मुसलमान थे, हिंसा नहीं होगी, दंगे नहीं होंगे। तो पहले जो D.W. मेहरा है उसने गांधी जी को बधाई दी कि जो हम पुलिस फोर्स नहीं कर सके, जो आर्मी नहीं कर सकी, वो आप कर दिखाए। और दूसरा उन्होंने यह कहा कि जो देखिए आप पर हमला हुआ है, तो और इसलिए हमें एक अनुमति चाहिए कि द मैन हु हैड ट्राइड टू किल हिम, मेहरा एक्सप्लेन टू गांधी, हैड नॉट एक्टेड अलोन, ही वाज वन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 7 प्लॉटर्स। क्योंकि 7 लोग, जिसमें मदनलाल धिंगरा ने बम फेंका था, तो उसके साथ तो विष्णु करकरे का भी सपोर्ट था, नाथुराम गोडसे का भी था, और नारायण आप्टे का भी था। उसके पीछे तो परचूरे भी कई लोग काम कर रहे थे। और उसने हथियार कहाँ से लिया था? तो एक दिगंबर रामचंद बर्गे करके एक आर्म्स डीलर था, उसने एक दुकान हथियारों की खोल रखी थी। दिगंबर रामचंद्र बर्गे उसका पूरा नाम था। उसने आर्म्स सप्लाई किया था, और तब वो एक्सप्लोसिव्स उसने दिया था, वो एक्सप्लोसिव्स फोड़ा गया था उस सभा में। तो इसमें इस पुलिस वाले ने गांधी जी को कहा कि 7 लोग हैं, 7 लोग हैं इसमें, ऐसा हमें सूचना मिली है, तो बाकी लोग भाग चुके हैं, तो आपका अभी खतरा टला नहीं है, इसलिए आप अनुमति दीजिए कि हम, ये पुस्तक में लिखी हुई है, पुस्तक में आपको पेज संख्या 636 पर है, कि हम उन लोगों की जांच कर सकें जो लोग आपकी सभा में आते हैं। तो दो गांधी जी का जवाब सुनिए। आई विल नेवर एग्री, गांधी जी ने कहा, मैं कभी सहमत नहीं होऊंगा। गांधी सेड इन सॉर्ट ऑफ हाफ श्रीक, मतलब आधा चीखने के अंदाज में बोले, नहीं नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। डू यू सर्च पीपल गोइंग इनटू ए टेम्पल और चैपल फॉर प्रेयर? क्या कभी आप मंदिर में जाने वाले लोगों को आप सर्च करते हैं? ये तो धर्म सभा है, इसमें हम सर्च नहीं, सर्चिंग। उसके बाद आगे जो कहा वो चौंका देने वाली थी। उन्होंने कहा कि इफ यू डू, अगर आप ऐसा करते हो, आई विल लीव दिल्ली एंड डिनाउंस यू एट द रीजन फॉर माई लिविंग। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर लोगों को सर्च करेंगे, तो मैं दिल्ली छोड़ के चला जाऊंगा, और मैं सभी को बताऊंगा कि आपके कारण मैंने दिल्ली छोड़ी। अब पुलिस वाले पर कितना ज्यादा, समझ सकते हो, होम डिपार्टमेंट पर कितना प्रेशर है। नेहरू परेशान है, पटेल परेशान है, सुरक्षा ले ही नहीं रहे। और
अंत में वो पुलिस वाला क्या बोलता है, मेहरा सेठ, विल यू अलाउ मी टू कम टू द प्रेयर मीटिंग एवरी डे पर्सनली? क्या आप इतना अलाउ करें कि मैं सादे लिबास में आपके कम से कम प्रार्थना सभा में उपस्थित हो सकूं? इसका गांधी जी ने अनुमति दे दी उसको, थैंक्स, इतनी अनुमति दे दी। अब आप बताइए, वो आदमी जो जान रहा है कि जानलेवा हमला हुआ है और वो अभी हमलावर यहीं घूम रहे हैं, गए नहीं है, और फिर हमारा दोबारा हमला होगा, लेकिन वो आदमी बिल्कुल ही सुरक्षा लेने के लिए तैयार है। क्या वो साधारण आदमी थे? एक तरफ आप उनकी असाधारणता को जीवन के हर चीज में देखिए ना, आप माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पढ़िए, आप देख के घबरा जाएंगे कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी गलती का इतना बड़ा खुलासा पूरी दुनिया के सामने कर सकता है जो उन्होंने किया है। He was not a common people। उनको कॉमन पैरामीटर्स पर जज करना ही गलत है। मैंने इसलिए कहा he was far ahead of his time। वो समय से पहले थे। इस बात को राम माधव भी लिखते हैं कि his ideas were far ahead of time, और बहुत लोग इस बात को लिखते हैं। ये देखो, मैं आपको बताता हूं, ये है दुर्गादास। ये मैं इनकी बुक को किस लिए इंपॉर्टेंस देता हूं कि दुर्गादास का इनसाइडर्स व्यू है, प्राइमरी सोर्स के आधार पर लिखा है। दुर्गादास हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़े पत्रकार थे, देवदास गांधी भी इनके साथ काम करते थे, और ये पॉलिटिकल महकमे में काफी एक्टिव थे और बहुत निकटता रखते थे सारे नेताओं से। गांधी जी की उस प्रार्थना सभा में रोज जाते थे। ये 2 दिनों से केवल नहीं जा पा रहे थे, उसकी वजह थी, मैं बताऊंगा, और इन्होंने इस वृत्तांत को दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता कि बेसिकली गांधी जी ने सुरक्षा नहीं ली, उधर वो लोग प्लॉटिंग और किलिंग कर रहे थे। प्लॉटिंग और किलिंग में आप ही बताइए, अगर गांधी जी के कोई दूसरा नेता रहते, और तो और छोड़िए वीडी सावरकर ही होते, और उनको पुलिस इस तरह का थ्रेट बताती और कहती कि ठीक है आपको सुरक्षा मैं देना चाहता हूं, तो खुशी खुशी सुरक्षा स्वीकार करते। लेकिन इन्होंने सुरक्षा नहीं ली, और फिर प्लॉटिंग बढ़ता रहा। अब हुआ भी कौन उनको एसेसिनेशन का काम मुख्य रूप से कौन करेगा? आर्म्स डीलर ने तो आर्म्स सप्लाई कर दिया था। अब इसमें 3 थे, विष्णु करकरे थे, नारायण आप्टे थे और नाथूराम गोडसे थे। तो ये जो बुक है, इसमें जो मैंने आपको कहा है कि जो मैंने आपको धीरेन्द्र कुमार झा की बुक बताई है, ये धीरेन्द्र कुमार झा की जो बुक है, वो बुक बेसिकली कहती है कि कहीं ना कहीं जो बचपन से नाथूराम गोडसे में एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहा था, क्योंकि एक नाथूराम तो मत जाता हूं कि एक बच्चे की तरह पाला गया था, एक मैस्कुलिनिटी को वो एसर्ट करना चाहता था, तो उसने पूरी जवाबदेही अपने ऊपर ले ली। उसने कहा कि नहीं, नारायण आप्टे नहीं, चूंकि उसका बीबी है और बच्चा है, और विष्णु करकरे के बारे में कहा कि इसके पास प्रॉपर्टी है और ये हमारे पत्र हिंदू राष्ट्र को हमारी अनुपस्थिति में चलाएगा, इसलिए मैं सिंगल हैंडेडली मैं काम करूँ। और 30 जनवरी को लोग बिरला मंदिर में मिलते हैं, और बिरला मंदिर से ही प्लॉटिंग होती है, और फिर ये तीनों 3 तरफ से आते हैं, और फिर नाथूराम गोडसे चल देता है। नारायण आप्टे और विष्णु करकरे उसे फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो करते हुए उनकी प्रार्थना सभा में जाते हैं। गांधी जी ने सुरक्षा तो ली नहीं है, केवल सादे लिबास में 36 पुलिस वाले जहां तहां लगा दिए गए हैं, लेकिन बिना जांच के, तो अगर जांच की का अगर प्रावधान होता तो नाथूराम गोडसे पिस्टल लेकर नहीं जा पाता। और तब वो सभा में जाता है, और फिर जो घटना होती है आपको पता है। उस दिन क्या हुआ था कि एक्चुअली दुर्गादास लिखते हैं कि बेसिकली मैं 2 दिनों से सभा में इसलिए नहीं जा पा रहा था, प्रार्थना सभा में, उस समय कैबिनेट में एक बहुत बड़ी समस्या उभर गई थी। नेहरू और पटेल के बीच बहुत ज्यादा मतभेद हो गया था। दोनों का कैबिनेट मीटिंग में नेहरू तो एक बार काफी गर्म हो गए थे, और पटेल को कहा कि मिस्टर पटेल, व्हाट यू लाइक यू कैन डू, आपको जो मन में है आप करिए। तो काफी चीखते हुए नेहरू ने यह बात कही थी, हालांकि पटेल उस समय शांत रहे थे। तो इसने कहा था कि अब हम लोगों को न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ा ये एक स्कूप मिलने वाला था, तो हम इसी के पीछे लगे हुए थे, क्योंकि गांधी जी दोनों के बीच मेडिएशन कर रहे थे, मध्यस्थता। तो अब इन्होंने देवदास गांधी को लगाया कि आप गांधी जी से इंटरव्यू लीजिए, उनसे कुछ आप आइडिया लीजिए, और हम जाते हैं पटेल से आज वार्ता करेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, ताकि हम इसको न्यूज में दे सकें। इसी में वो पटेल का इंटरव्यू लेने गए, और पटेल का इंटरव्यू लेने जब उनके निवास पर पहुंचे तो पता चला कि पटेल अभी अभी निकले हैं बिरला भवन के लिए, क्योंकि गांधी जी की हत्या हो।
ये अपना वृत्तांत जो दुर्गादास देते हैं, इनका कहना है कि पटेल वैसे भी गांधी जी से आधे घंटे पहले मिलकर आए थे। गांधी जी अपने प्रार्थना सभा में कभी लेट नहीं होते थे। उस दिन वो 12 मिनट लेट हुए थे, और लेट होने की वजह थी कि पटेल उनसे मिलने आए थे, और पटेल ने गांधी जी को कहा था कि बापू आप हमें इस दायित्व से, अब मैं अधिक पंडित के साथ अधिक समय तक काम नहीं कर सकता। तो गांधी जी उनको समझा रहे थे कि देखो, तुम गाड़ी के तुम दो जुए हो, अगर एक हट जाओगे दूसरा नहीं चला पाएगा। इस देश के खातिर तुम दोनों को मिलकर काम करना। और पटेल को राजी कर रहे थे। नेहरू उनसे मिलने के लिए कल होकर आने वाले थे, लेकिन इसी बीच मिस हैपनिंग हुई, और फिर यह दुखद घटना जो आप देखते हो, हत्या। इसके बाद धरपकड़ शुरू हुई। बहुत लोग एप्रीहेंड किए गए। नाथूराम गोडसे तो उसी समय गिरफ्तार हुआ। और जैसा कि धीरेन्द्र कुमार झा लिखते हैं कि नाथूराम गोडसे को तो पहले वहीं पर लॉकअप में रखा गया। अमेरिकन संयोग से एक अमेरिकन एग्जीक्यूटिव वहाँ था, 32 वर्ष का युवक, उसने उनको दबा दिया नाथूराम गोडसे को। लेकिन नाथूराम गोडसे ने खुद भी सरेंडर कर दिया। वो कोई फाइट करने के मूड में नहीं था, वो एक मिशन के तहत आया था और मिशन पूरा करके सरेंडर कर दिया। लेकिन उसको पकड़ा गया। एक माली था, उसने खुरपी से उसके सिर पर वॉर किया। फिर ये लोग सामने एक लॉकअप में, बिरला भवन में ही कुछ समय के लिए उसको पुलिस ने रखी। फिर वहां से तुगलक रोड थाने ले गई। उसे जो पूछा गया, इंक्वायरी की गई, उसी समय देवदास गांधी से भी मुलाकात हुई। देवदास गांधी को पहचान लिया, बोला आप देवदास गांधी हैं लॉकअप में, तो अब मैं आपको जानता हूँ, वगैरह वगैरह कुछ बातें हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 45 मिनट हमसे बात करें कि हमने क्यों मारा। हम मतलब गांधी जी के प्रति रिस्पेक्टिबिलिटी रखते थे, लेकिन हमने क्यों मारा इसकी वजह बताता हूँ। तो अब लेकिन पुलिस ने अलाउ नहीं किया, तो फिर दोनों के बीच वार्ता नहीं हो सकी। और देवदास केवल क्यूरियस थे कि भाई कैसा इंसान है, गांधी जी की भी कोई हत्या कर सकता है, भाई ऐसी क्या वजह होगी, या इंसान है या क्या है। तो देवदास गांधी इसलिए क्यूरियस थे। एनीवे, माय पॉइंट इज कि वह मिसहैपनिंग हुई। फिर तुगलक रोड जेल, मतलब उसमें रखा, लॉकअप में रखा गया। उसमें उसने जो उम्र बताई, नाथूराम गोडसे ने, धीरेन्द्र कुमार झा कहते हैं, वो गलत उम्र बताई। 25 वर्ष उसमें पहली बार एज बताई, 35 ईयर्स एज था। तो इसमें भी धीरेन्द्र कुमार झा कहते हैं कहीं ना कहीं मैस्कुलिनिटी की चीज आगे आ गई, क्योंकि अपने आप को मैस्कुलिन रूप में प्रूव करना चाहता था कि भाई मैं अभी यंग हूँ। कहीं ना कहीं यंग होने का ललक उसमें था। 35 ईयर्स कुछ ज़्यादा लग रहा था, उसने 25 ईयर्स बताई। खैर एनीवे, ये सब तो बहुत साधारण सी चीज़ है। उसके बाद फिर पकड़े गए, तो उसमें और सारे जितने भी कॉन्स्पायरेटर्स थे ग्रेजुअली पकड़े गए। उस कॉन्स्पायरेटर में दिगंबर रामचंद्र बर्गे पकड़ा गया, विष्णु करकरे, नारायण आप्टे और गोपाल गोडसे जो नाथूराम गोडसे का भाई था, और बीडी सावरकर भी पकड़ा। मैं आपको बताऊं पहली चीज कि बीडी सावरकर का शिवाजी पार्क, जैसे ये बेसिकली आपको कई बुक से पता चलता है, जैसे ये बुक सूचना देता है कि बीडी सावरकर को शिवाजी पार्क स्थित जो निवास था, उस निवास पर हमला हुआ, और चारों तरफ जो इस तरह के संगठन थे, उन संगठन पर हमले होने लगे। और मैं आपको बताऊं कि इसमें जैसे बहुत सारे जो, जैसे आपको यहां पर सूचना मिलती है कि बहुत सारे जो हिंदुवादी संगठन थे, उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया, उन्होंने इससे अपना नाता तोड़ लिया। बीडी सावरकर ने भी पब्लिकली, आपको आश्चर्य होगा कि महासभा लीडर नाउ इन मिड 60s वाज इक्वली प्रॉम्प्ट इन डिजर्टिंग गोडसे द मोमेंट मॉब्स अटैक हिज रेसिडेंस इन मॉर्निंग ऑफ 31 जनवरी। 31 जनवरी को एक मॉब ने, पूरे भारत में एक प्रो गांधी वातावरण बन चुका था, और इनके निवास स्थान पर हमला हुआ। फिर पुलिस ने इनको एप्रीहेंड किया और इनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कोई एविडेंस डायरेक्ट नहीं मिला। क्योंकि देखो, इसमें एविडेंस आप तो जानते हो कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होता है। उसमें घटना ऐसे हुई कि जो दिगंबर रामचंद्र बर्गे था, वो बन गया अप्रूवर, मतलब वो मुखबिर बन गया, अप्रूवर बन गया। उसने जो बयान दिए कि 2 बार यात्रा बताई, एक संभवतः 13 या 14 जनवरी को और दूसरा 17 जनवरी को, कि भाई एक्सप्लोसिव्स लेकर जब वो 17 जनवरी को जिस समय गया था, तो वो पहले गया
वो पहुंचा वहां पर बॉम्बे में, और उसके साथ विष्णु करकरे और नारायण आप्टे थे, और दोनों सावरकर सदन गए। इसके साथ दिगंबर रामचंद्र बर्गे था जो आर्म्स डीलर था, और ये दोनों 17 को जब एक्सप्लोसिव्स लिया उससे, तो ये ग्राउंड फ्लोर पर बैठा है, और ये दोनों जाकर, जो एक नहीं कम से कम 3 to 4 बुक्स लिखते हैं, जाकर फर्स्ट फ्लोर पर वीडी सावरकर से मिलते हैं। दोनों के बीच वार्ता होती है, कुछ भी होती है, कुछ पता नहीं। दिगंबर बर्गे नीचे बैठा हुआ है, वो आवाज नहीं सुन पा रहा कन्वर्सेशन का। फिर आधे घंटे के बाद वार्ता समाप्त होती है। ये दोनों विष्णु करकरे और नाथूराम गोडसे उतरते हैं उसके स्टेयर से, और दिगंबर बर्गे ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने इन दोनों को कहा कि यशस्वी हुनो हो, मतलब विजय होकर लौटो। अब ये बयान है दिगंबर बर्गे का, लेकिन अब इसको कोर्ट ने एविडेंस के तौर पर, चूंकि दूसरा उसका कोई एविडेंस तो था नहीं, और दिगंबर बर्गे नीचे से सुन रहा है, और पुलिस ने जो, जैसे ये बुक है, ये तो खैर आपको इन्हीं के ऊपर है, स्वयं इनके जो मानने वाले, देखिए वैभव पुरंदरे हैं, तो पुरंदरे, तो वैभव पुरंदरे इसकी बुक है, ये बीडी सावरकर पढ़ी है, और ये कहीं ना कहीं सावरकर समर्थक ही हैं। लेकिन इन्होंने यही कहा, वे पुलिस ने जब एप्रीहेंड किया और पुलिस ने जब छापा मारी, तो पहले तो उनको नेशनल डिफेंस एक्ट के तहत बंदी बनाया गया, जिसको आप कहते हो प्रिवेंटिव डिटेंशन। बाद में दिल्ली पुलिस ने उस पर कॉन्स्पिरेसी चार्ज लगाकर गांधी मर्डर केस में अभियुक्त बना दिया। लेकिन जो उनके जितने भी उनके लेटर्स थे, जितने पत्र थे, उन सारे लेटर, सारे उनके जितने करेस्पॉन्डेंस थे या जितने डॉक्यूमेंट्स थे, उस सारे डॉक्यूमेंट्स की पुलिस ने जांच की, कहीं से यह नहीं निकला कि इसमें इनका डायरेक्ट हाथ है। लेकिन मैं स्टूडेंट्स, ये खुद भी इस बात को स्वीकार करते हैं जो वैभव पुरंदरे हैं। तो मैं एक चीज़ केवल आपसे शेयर करना चाहूँगा, इनका क्या कहना है, कि इनका कहना है वैभव पुरंदरे का, कि उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उसमें हिंदू महासभा एसोसिएटेड थे और बड़ा प्रेस्टिजियस लीडर थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पटेल को एक लेटर लिखा कि देखिए, मतलब ये पेज संख्या 314 और 315 पर है। वे पटेल को लेटर लिखा, उन्होंने कहा कि मतलब मुझे उम्मीद है कि क्योंकि वीडी सावरकर एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही त्याग तपस्या का रहा है, उसने देश के लिए उन्होंने बहुत महान बलिदान दिए हैं, वो अंडमान निकोबार के दर्द को झेला है, तो सरकार उनके साथ इंसाफ करेगी और कम से कम उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आधार पर सजा नहीं देगी, बल्कि लीगल बेसिस पर देगी। मतलब उनका कहना यह था कि वो हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं, तो हिंदू महासभा से जुड़े होने के कारण उनको दंडित ना किया जाए। तो इस बात पर पटेल ने लिखा कि आप भरोसा रखिए, जो भी होगा वो लीगल बेसिस पर होगा। फिर पटेल के बारे में जो वैभव पुरंदरे हैं, जिन्होंने सावरकर, बीडी सावरकर के प्रति श्रद्धावान ही है, वो लिखते हैं कि व्हाट पटेल वाज सेइंग इन इफेक्ट वाज दैट क्रिमिनल कल्पेबिलिटी एज एस्टैब्लिश्ड विद सॉलिड लीगल प्रूफ वाज वन थिंग एंड सावरकर्स एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज अनदर। मतलब पटेल ये समझ रहे थे कि भाई देखिए, लीगली तो कहीं ये नहीं है, लेकिन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक चीज होती है, और कहीं ना कहीं एथिकली वो रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे। आगे सावरकर का डेथ के बाद की बात है, पोस्ट मतलब इंडिपेंडेंस के काफी बाद 1969 में एक जीवनलाल कमीशन बना था, उसको कपूर कमीशन बोलते हैं। 1969 में कपूर कमीशन ने डाउट सावरकर के ऊपर फेंक दिया। उसने कहा, डिस्क्राइब्ड बाय सावरकर्स फॉलोअर्स एज ए posthumous hit job against their hero was, to put it much more bluntly, it recorded that Savarkar's staunch admirers such as Godse, Apte and others were believers in political assassination, that the Savarkar school of thought considered Gandhi's activities to be pro-Muslim and anti-Hindu, that the murderers of Mahatma Gandhi were Savarkarites। ये कहता है, ये देखिए, ये पेज संख्या ये लिखते हैं 315 में, 315 में ये पेज संख्या में लिखते हैं कि भाई जो सावरकर स्कूल ऑफ थॉट से ये प्रभावित थे, और जीवनलाल कमिटी जो कमीशन है उसने कहा, जीवनलाल कपूर कमीशन, जो कपूर कमीशन शॉर्ट में उसको बोलते हैं, इसमें कहीं ना कहीं सावरकर स्कूल ऑफ थॉट का है और कहीं ना कहीं उस पर उनका इम्पैक्ट है। तो ये तो कपूर कमीशन ने उन पर थोड़ा सा डाउट फेंक दिया, लेकिन लीगली वो बरी हो गए और 9 लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें, 9 लोगों पर सॉरी चार्ज आया था, गिरफ्तार तो काफ़ी हुए थे,
तो उसमें सावरकर बरी हो गए और नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे को डेथ सेंटेंस मिला, बाकी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला। इस प्रकार अब माय स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं अब उस लास्ट बिंदु पर आऊंगा। मैंने अब काफी कुछ आपको इस विषय में बताया और सबका मैंने एविडेंस आपके सामने रखा। अब देखिए माय स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इस मुद्दे पर कि अगर गोडसेज और आप्टेज गांधी जी के विचारों से असहमत थे, उनको पब्लिक में जाना चाहिए था, पब्लिक को मोबिलाइज करना चाहिए था। जब गांधी जी फास्ट अनटू डेथ पर थे, अगर पाकिस्तान वाली की चीज ही उनको आंखों में, उनको अगर खटक रही थी कि वे 55 करोड़ रुपीस पाकिस्तान को क्यों ट्रांसफर किया जाए, अगर इस पर उन्हें आपत्ति थी, उनको इस तरीके से आना चाहिए था। उनको जगह जगह पैम्पलेट पर्चे बांटने चाहिए थे, उनको जगह जगह कैंपेनिंग करनी चाहिए थी और कैंपेनिंग करके लोगों में भाव जगाना चाहिए था। लेकिन अकेला पिस्टल लेके और एक वयोवृद्ध नेता, जो देश का इतना सम्मानित नेता हो, जो फादर ऑफ नेशन जिसको दर्जा मिला हुआ हो और 78 ईयर्स का एज का हो, जिसने अपने देश के लिए इतना सब कुछ बलिदान किया हो, 48 किलो मात्र उसका वजन हो, नृशंसतापूर्वक उसको गोली से उड़ा दिया जाए, ये किसी भी तरीके से इसको जायज़ नहीं करार दिया जा सकता है। हो सकता है बहुत लोग हमारे विचार से सहमत नहीं हो, लेकिन आप सहमत हो या ना हो, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मायने यह रखता है कि हम उस ट्रुथ तक पहुंचने का भरसक प्रयत्न किया है, बिकॉज हम तो हमेशा बुक्स के टच में रहते हैं और डिफरेंट सोर्सेज से। मैंने आपको बताया, आप कहेंगे रामचंद्र गुहा बाइज्ड हो सकते हैं, आप फ्रीडम एट मिडनाइट, आपका फ्रीडम एट मिडनाइट में चूंकि फॉरेनर स्कॉलर हैं बाइज्ड हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 1 मिनट के धीरेन्द्र कुमार झा भी बाइज्ड हो सकते हैं, वैभव पुरंदरे, इन्होंने भी तो इतने एविडेंस को एक्सेप्ट किया है। जैसे राम माधव ने भी तो गांधी जी के प्रति सम्मान अर्पित किया है। एक सम्मानित व्यक्ति थे, सम्मान के अधिकारी थे, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें गांधी जी के हत्यारे के द्वारा उठाया गया स्टेप कभी भी सहन नहीं किया जा सकता। लेकिन आप लोगों से केवल मैं ये कहूँगा कि सिर्फ इसके लिए नाथूराम गोडसे को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। उस समय के वातावरण को, उस विचार को जो कहीं ना कहीं वह जो कहीं ना कहीं उग्र राष्ट्रवाद पर बल देता और जो कहीं ना कहीं एक वायलेंस को, हिंसा को समाधान के रूप में देखता, तो इसी जितनी यह बात निंदनीय अवश्य है। और इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करना चाहूँगा। फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि सोशल साइंस आप पढ़ते हैं तो एक मानसिक लचीलापन रखिए। आप सहमत हो या ना हो, लेकिन सुनना चाहिए दोनों पक्षों का। बस यही केवल ईमानदारी रहे, सोशल साइंस में आप जरूर तरक्की करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू लेटर।